मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। अब एक काम करो, टीपी का बैराक रख दो फिर साइड में, और सीआरपीसी का बैराक उठा के लाओ। हमने उठा लिया मैम, सबसे पहले देखिए। मैम सीआरपीसी रिवीजन होगा क्या? क्विक रिवीजन अभी बोला तो आरजेएसएन लोग का एपीओ लगा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, टाइम मिल नहीं रहा है। 4 बैच में कहाँ मैं पढ़ाऊँ बताओ? तो मैम ये वाला यूट्यूब पे डालेंगी ना मैम? अब ये तो मैं लास्ट में डिसाइड करूंगी, मुझे भी नहीं नीरज जी पता। अभी क्लास हो रही है ना, अभी कर लीजिए, अभी चलाओ, YouTube पे भी चाहिए अगर आपको। देखते हैं, मैम मन करके तो अपलोड कर देंगे, नहीं मन वो करेगा वाइफ को लेके ना डॉक्टर के पास जाना था। अगर मैम यूट्यूब पे भी नहीं डालोगी ना तो मैम ये रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल देना। हाँ मैम ग्रुप पे डाल देना प्लीज। ग्रुप में तो रहेगी, अपने बच्चों को तो रहेगी। हाँ वही ना, अपना पर्सनल पे फिर हम लोग देख लेंगे जब भी। हाँ अभी तो क्लास में हो ना। मैम मैं क्या मेरे को जाना पड़ेगा। आ जाओ देखो। मैम हाँ बोलो अनम। मैम मैं क्या करूँ, मैं भी रिवीजन करूँ, मुझे तो आता ही नहीं है सीआरपीसी। कोई बात नहीं है, 2 दिन मान के चलो, अपना बैराक रखो। इन फ्यूचर कभी कोई एग्जाम आ गया पहले जो आपको देना पड़ा, मान लो सीआरपीसी नहीं कराई है मैंने, तो ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी? और मैम मैंने भी नहीं की है मैम कभी, तुमको समझ आ जाएगी अगर नहीं भी किया है ना तो मैम बहुत अच्छे से कराती है। वो फिर आगे मैम मेंस में कराएंगे आप तो थोड़ा वो भी मेंस में कराएंगे मैम, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी कर मतलब रिस्पॉन्सिव भी हो पाएंगे अभी। चलो सारे लोग सीआरपीसी बैराक निकाल लो, चलो करा ही देते हैं। मेरे ऊपर भी एक है कि मुझे करा दे, बच्चों को करा दे, बट क्या करें, टाइम ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखो एक चीज पहले ही ये मत सोचना मैम वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन छूट गया, सब मिलेगा आपको मेंस में, आप सबको पता है। ठीक, यहाँ पर हम वो चीज डिस्कस करेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। ठीक, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, क्योंकि इसीलिए फाउंडेशन में पढ़ते हैं ना डिटेल में। ठीक, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप अपना बैराक निकाल लीजिए फर्स्ट। एक काम और करना, डिस्कनेक्ट हो गया था, आप सीआरपीसी कर रहे हैं? क्विक रिवीजन, यस क्विक रिवीजन। मैं भी रहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी क्या कर रहे हैं आपको, एक तो 2013 2018 अमेंडमेंट, इसको एकदम रट लेना। अब चाहे वो आईपीसी की बात करता हो, चाहे वो एविडेंस की बात करता हो, चाहे सीआरपीसी, सेम सेम रिपीट होने वाला है। जैसे हरियाणा में रिपीट हुआ है ना, ऐसे ही रिपीट होने वाला है राजस्थान में। 2013 और 18 के अमेंडमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस रखे हैं, और बहुत पतला सा अमेंडमेंट है। कुछ सेक्शंस है जो सीआरपीसी के अमेंड किए गए हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो आईपीसी में एड ऑन किए गए हैं। ठीक है, तो उनको याद रखना। कुछ सेक्शंस हैं जो सीआरपीसी में भी ऐड किए हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, 2013 और 18 का एक पीडीएफ निकाल लो अगर आप लोग के पास नहीं है, और उसको ही एकदम याद कर लो कि ये 13 में ऐड हुआ, ये सब्स्टिट्यूट, यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आ जाओ, प्रियम्बल पढ़ते हैं हम लोग जल्दी फटाक से। सीआरपीसी प्रियम्बल पढ़ते हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। सो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि क्या सीआरपीसी कंप्लीट कोड है, क्या सीआरपीसी एग्जॉस्टिव कोड है? आप क्या बोलोगे? यस, कंप्लीट कोड है। क्रिमिनल मैटर में जो प्रोसीजर है, हम कहां से कोर्ट्स गवर्न करती हैं, कहां से देखती हैं? सीआरपीसी से देखती हैं। कैसे पता चला? बिकॉज द टर्म कंसोलिडेट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल इटसेल्फ। तो हम सीआरपीसी के प्रियम्बल में देख रहे हैं कंसोलिडेट टर्म लिखी हुई है, इट शोज कि सीआरपीसी इज द कंप्लीट कोड। अब जो बच्चे नए आ रहे हैं ना क्लास में, वो कहेंगे कि क्या हो रहा है मैम, सीआरपीसी में क्या हो गया? सो तो ये आपका कंप्लीट कोड है। सीआरपीसी लाने का ऑब्जेक्ट था कि जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी लॉस थे, हम उनको एक जगह कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसके बाद आप आइए शॉर्ट टाइटल, इसके बाद आइए दिस एक्ट में बी कॉल्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब यहाँ से प्रोविजो से क्वेश्चन आते हैं। प्रोवाइडेड दैट, यहाँ से आइए सेक्शन 1 के, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11 shall not apply। तो ये बोल रहा है that the provisions of this code other than, मतलब चैप्टर आप 8 को 8, 10 और 11 को छोड़कर जो जनरल प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी हैं वो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पर अप्लाई नहीं होते। याद रखोगे, क्वेश्चन ये आ सकता है। चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 के जो प्रोसीजर्स हैं वही केवल लागू होंगे। जो जनरल प्रोसीजर हैं क्रिमिनल मैटर के, जो जनरल प्रोसीजर्स हैं सीआरपीसी के, वो नागालैंड पर, ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होंगे। क्वेश्चन को अपना याद रखना। बट इन्होंने प्रोविजन कर रखा है
सीआरपीसी ने कि लेकिन जो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट होंगी, जैसे कि स्टेट ऑफ नागालैंड या जो ट्राइबल एरियाज की जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी, उनको ये रियायत दी है कि वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने स्टेट गवर्नमेंट वहां के एक नोटिफिकेशन करके ये जो प्रोविजंस हैं जो लागू नहीं हो रहे हैं, अप्लाई सच प्रोविजन और एनी ऑफ देम टू होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड। वो अब नागालैंड में भाई हमने बोला 8, 10 और 11 लागू होगा, बाकी नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर आप बाकी लागू करना चाहें तो स्टेट की डिस्क्रिप्शन पर है कि वो लागू कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, स्टेट डिस्क्रिप्शन पर है। मे बी विद सच, बस इसको इतना याद रखना ऊपर। फिर ट्राइबल एरिया का, ट्राइबल का याद रखिएगा कि ट्राइबल एरिया मींस द टेरिटरीज which immediately before 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam. Referred, तो बस इतना याद रखना, referred in paragraph 20 of 6th schedule to the constitution other than those within the local limits of municipality of Shillong. तो बस एक जनरल देख लेना कि कौन सी इन्होंने ट्राइबल एरिया के लिए किस शेड्यूल का नाम लिया है, 6 शेड्यूल का। एक कोई आप लोग एक काम कर सकते हो, अपना जो आरजीएस वाला ग्रुप है ना मॉर्निंग वाला, उसमें वाला लिंक शेयर कर दो। 1-2 स्टूडेंट है ना जिन उनका भी क्विक रिवीजन हो जाएगा सीआरपीसी का। कर दो कि कोई, ऋतुराज आप कर दो मॉर्निंग में, या रुचिका कोई भी कर दो। ओके मैम। ओके मैम। अब इस पे एक क्वेश्चन खूब आता है, सीआरपीसी की डेट कब है? तो 1 डे ऑफ अप्रैल 1974। इसको एकदम रट लेना, ओके रट लेना। डेफिनेशन क्लॉज से, यहां से अब आपको क्या करना है, अगर हम ना बताएंगे तो आपको सारे डेफिनेशन रटने पड़ेंगे, हमारे बताने से बस इतना फायदा हो जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो एक तो इसको एकदम रट के जाना, विक्टिम की डेफिनेशन रखी है एग्जाम, विक्टिम, ठीक है। इसको याद करना कि इसको इंसर्ट कब किया है, कब इंसर्ट किया? 2009 में। 2009 हरियाणा में आया था इस बार। 2008 देख लो जरा, WA 2009 आया? में। मैंने नहीं देखा, मैंने देखा नहीं है। ये इस बार आया था हरियाणा में। क्या पूछा है, इंसर्टमेंट पूछा है या विक्टिम को डिफाइन किया ये पूछा है? विक्टिम का किया गया, किस बार इंसर्ट किया गया था। ओके चलो, तो इनको आपको अब देखो, विक्टिम से 3 तरह के क्वेश्चन आपके पीटी में बन सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि विक्टिम भाई किस क्लॉज में है, तो WA में है, बहुत सिंपल है, W तक प्रोविजन थे, उसमें फिर हम ऐड करते हैं, तो हम W के आगे हमने A कर दिया, तो ये मेरा UVW, VW ऐसे करके याद रखना, विक्टिम W है ना, याद रहेगा ना, UVWX करके, तो W A में है और विक्टिम है, और इसको याद रखना 2009 में ऐड किया। इसके बाद एक चीज और याद रख लेना भाई, इसमें कई बार है ना क्वेश्चन अब ऐसे पूछ रहा है कि विक्टिम में कौन कौन है। कहता है विक्टिम मींस, आपको केवल क्लॉज नहीं याद करना, अंदर याद करना है, विक्टिम मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, इंजरी caused by reason of any act or omission for which the accused person has been charged and the person victim include his or her guardian or legal heir। अब आपको केवल इतनी टर्म याद रखनी है यहाँ पर कि विक्टिम में उनके गार्जियन और लीगल हेयर भी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन ये बनेगा कि विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड है, हिज और हर, गार्जियन एंड लीगल हेयर, इसको आपको याद रखना है। याद हो गया? 3 तरह के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये तो एकदम आपको छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद वारंट केस किस सेक्शन, किस क्लॉज में है? वारंट केस कौन से होते हैं? मोर देन 2 ईयर से पनिशेबल वाले आपके वारंट है, बस इसको याद रखना कि वारंट का कौन सा क्लॉज है। केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, मतलब जो 2 साल से ऊपर की सजा, तो 2 साल के ऊपर की सजा का मतलब तो लाइफ भी होता है और डेथ भी होता है, तो 2 साल से ऊपर की सजा लाइफ या डेथ है। ये 3 o'clock पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाए तुम 2 o'clock आ जाती हो ना, हाँ ठीक है बोल दो, आ जाएंगे। तो वारंट केस में याद रहेगा ना आपको एक्स, क्लॉज एक्स याद रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस आ जाइए 2A पर। ये तो एकदम रटने वाले हैं, बेलेबल क्या है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा। एक तो पहले आप रख लेना कि बेलेबल, अब इसमें है क्या, इसमें थोड़ा ना अल्फाबेटिकल, थोड़ा सा ब्याराक्ट को ना देखना सीखो, बार बार उसको एकदम आंखों में बसा लो, जैसे ये ब्याराक्ट नहीं है, ये आपका जीवन है, सच बता रहे हैं। हर जुडिशरी के एस्पिरेंट के लिए उसका ब्याराक्ट केवल ब्याराक्ट ही नहीं, मतलब आपकी जान है ये, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा ब्याराक्ट इधर उधर हो जाए, सांसें जैसे लगता है अटक जाएंगी। क्यों? ये यूनिवर्सल का ब्याराक्ट मिलेगा हर शॉप पर, लेकिन मेरा ब्याराक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा ब्याराक्ट अपने आप में सब कुछ है ना, तो इसमें सब कुछ मेंशन है। तो आप जब अपने ब्याराक्ट को पढ़ते हो ना, कई बार पढ़ते हो, तो वो सब चीजें याद होती हैं। तो 2A बेलेबल ऑफेंस क्या, तो जाओ तुम ले आओ, दौड़ के जाओ, ठीक है।
बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल। तो एक तो याद रखना, बेलेबल ऑफेंस 2A में सबसे पहले डेफिनेशन, ए से इन्होंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया है पहली चीज, बी से डेफिनेशन मैं तो करती हूँ एलेबल मींस बेलेबल, तो ए से ऐसा आ जाए, बारोप आरोप ऐसे करके मैंने पूरा याद कर रखा है। ठीक है, एलेबल बेलेबल बारोप आरोप यस प्रेस्क्राइब। एलेबल बेलेबल मतलब ए में अवेलेबल, एलेबल यस, बारोप मतलब आरोप, बी में आरोप है ना, तो उसको मैंने बारोप याद कर रखा है मैम। ओके अच्छा हिंदी में ठीक है, सही है। कॉग्निजेबल सी है, सेम है, सी कॉग्निजेबल है ना, नहीं बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करनी अल्फाबेटिकली। चलो अब मैम सीआरपीसी, हाँ क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली सारा याद हो जाता है टेक्निक से मैम, ये सारा ये टू का सबकी अब सबकी अपनी अपनी टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। किसी की कोई टेक्निक मतलब जिसको जो टेक्निक अच्छी लगे वो कर लो। तो अल्फाबेटिकल कर लो चाहे, तो पहले तो बेलेबल से स्टार्ट होता है 2A में। सो यहाँ पर क्या है बेलेबल, देखो बेलेबल को डिफाइन नहीं किया है एज सच डायरेक्टली, बट वैसे डेफिनेशन में बताया है इन्होंने कहा जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए हैं वो बेलेबल है, और इनके अलावा बाकी सब नॉन बेलेबल है। अब ये होता क्या है बेलेबल, देखो विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल है, देखो समझिएगा, इसके फर्स्ट शेड्यूल में पूरी लिस्ट है, ये ऑफेंस कॉग्निजेबल बेलेबल ट्राइबल बाय ऐसे करके लिखा रहता है ना। तो आप देखो कि अगर उस ऑफेंस के सामने लिखा है बेलेबल मींस ये बेलेबल है, लेकिन अदर भी बहुत सारे ऑफेंस होते हैं, आप एंटी करप्शन में देखोगे, डोमेस्टिक वायलेंस देखोगे, ट्रैफिकिंग का देखोगे, तमाम सारे लॉज विजिलेंस कमीशन का देखोगे, तो कई बार हर पर्टिकुलर एक्ट में मोटर व्हीकल देखोगे तो आप देखोगे एक ऑफेंस बनाते हैं ये लोग पनिशेबल, और उसके सामने लिख देते हैं अवेलेबल और नॉन अवेलेबल। तो कहते हैं आईपीसी के ऑफेंसेस जो सीआरपीसी में अवेलेबल बताए हैं वो अदर लॉज में हम देखेंगे कि उस लॉ में उन्होंने उस पर्टिकुलर ऑफेंस को अवेलेबल बनाया या नहीं बनाया। अगर अवेलेबल बनाया तो वो अवेलेबल होगा, अदरवाइज नॉन अवेलेबल होगा। तो ये आपका 2B। अब ये अवेलेबल होता क्या है, एक लाइन में समझ लो, अवेलेबल हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए। अवेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें अक्यूज्ड पर्सन कोर्ट के सामने खड़े बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम करता है। वहां पर बेल, आप पुलिस स्टेशन में जैसे ही जाते हो ना, पुलिस जैसे ही आपको अरेस्ट करके ले जाती है, इफ यू आर रेडी टू फर्निश द बेल बॉन्ड देन दे विल रिलीज यू आफ्टर। आप जैसे ही फर्निश करते हो बेल बॉन्ड, आपको जो भी सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करके आपको बेल पर छोड़ दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं उनमें आप मजिस्ट्रेट से कह नहीं सकते, यू कैन नॉट क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, आप केवल अप्लाई करोगे, आपका एडवोकेट आर्ग्यू करेगा, वो ऐसे ऐसे ग्राउंड देगा कि इस व्यक्ति को बेल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपराध नॉन बेलेबल है, तो अगर जैसा आप चाहेंगे तो आपको बेल पर छोड़ देंगे। ये बेसिक डिफरेंस है बेलेबल और नॉन बेलेबल का। फर्स्ट शेड्यूल याद रखिएगा, अदर लॉज याद रखिएगा। उसके बाद 2B में चार्ज है। अब इन्होंने बोला बार चार्ज जो भी करके आपको समझना हो, चार्ज को इन्होंने कैसे दिखा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चार्ज को 2B में डिफाइन किया, पहले तो इतना याद रखना, चार्ज को 2B में डिफाइन किया है, और चार्ज 211 में बताया गया है सीआरपीसी की 211 में कि कंटेंट ऑफ चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, चार्ज कंटेंट ऑफ चार्ज क्या है, तो 2B में यहाँ बताया और 211 में वहां पर है। ये कहते हैं इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड। देखो कई बार क्या होता है, अक्यूज्ड के ऊपर सीधे से आपने 302 का चार्ज लगा दिया, ये भी चार्ज है, एक अपराध के लिए आपने आरोप लगा दिया। कई बार क्या है, चोरी के लिए सीधे 379 लगा दिया, बट सम टाइम कोर्ट इज वेरी कंफ्यूज कि इस व्यक्ति ने चोरी की है या इसने केवल चोरी की प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है। he is the accused of थेफ्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। तो कई बार कोर्ट क्या करती है, दो जगह चार्ज लगाती है। कई बार कोर्ट सोचती है कि आपने मर्डर किया है या कल्पेबल होमिसाइड किया है, तो 2 का चार्ज लगाती है। तो कहते हैं चार्ज का मतलब सिंगल चार्ज या मोर हेड, मतलब एक से ज्यादा सेक्शंस में भी चार्ज लगाए हैं तो भी वो चार्ज ही कहलाएगा। 2B में डिफाइन किया है। इसके बाद होता है 2C, एकदम रट लेना, कॉग्निजेबल ऑफेंस किस क्लॉज में, यहाँ से क्वेश्चंस क्लॉज वाले भी आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पर पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। ये बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंस होते हैं, मर्डर, डकैती वगैरह, रेप वगैरह, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यहाँ पर पुलिस आपको, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, ये वो है जो फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल बताए गए हैं और जहां पर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। क्लॉज याद रखना। 2D आता है कंप्लेंट। कंप्लेंट से खूब क्वेश्चंस आते हैं, 2D एकदम रट लेना। कंप्लेंट क्या होती है, ये ओरल भी हो सकती है एंड राइटिंग भी हो सकती है, ये कीवर्ड्स आपको रट लेना है। ओरल भी हो सकती है, राइटिंग हो सकती है। किसको की जाती है, कंप्लेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट को की जाती है। इस जब कोई अग्रीव्ड, जब कोई व्यक्ति किसी मैजिस्ट्रेट के पास इस इंटेंशन से जाता है, या तो वो मौखिक रूप से ओरली और इन राइटिंग लिखित रूप से मैजिस्ट्रेट को कहता है कि किसी नोन पर्सन ने या किसी अननोन पर्सन ने कोई अपराध कारित किया है, उस हम एलिगेशन को, वो जो आप मैजिस्ट्रेट के सामने एलिगेशन कर रहे हो,
वो उसको हम कंप्लेंट कहते हैं, परिवाद कहते हैं 2D। लेकिन ध्यान रखिएगा कंप्लेंट में कभी भी पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है, इट इज द जनरल रूल। समझ आया? तो मतलब जबकि ओरल इन राइटिंग एलिगेशन करते हो मैजिस्ट्रेट को कि किसी नोन या अननोन पर्सन ने कोई अपराध कारित किया है, तो हम जब मैजिस्ट्रेट के सामने का एलिगेशन लगाते हैं तो वो कंप्लेंट है, लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसको एकदम रट लेना भैया एक्सप्लेनेशन को। ये कहते हैं जैसे आप पुलिस ऑफिसर के पास गए, वो आपको केस है नॉन कॉग्निजेबल का, तो नॉर्मली नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एनसीआर दर्ज होती है, ना कि एफआईआर। पुलिस कंफ्यूज हो गई, समझ नहीं पाई, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। अब पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की, अब पुलिस को पावर होती है कॉग्निजेबल केस में कि विदाउट वारंट वो इन्वेस्टिगेशन, विदाउट परमिशन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पता किया, पता चला ये केस तो नॉन कॉग्निजेबल था। अब पुलिस ने जो पुलिस रिपोर्ट लगाई, तो जब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो केस कॉग्निजेबल से नॉन कॉग्निजेबल पता चलता है, उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है। तो 2D की एक्सप्लेनेशन में एक सिचुएशन में पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट बन जाती है, अदरवाइज जनरली नहीं बनती। ठीक है, इसके बाद इंक्वायरी। इसके बाद आपको इंक्वायरी पढ़ना है, बस हाई कोर्ट वाई कोर्ट इंडिया इंडिया नहीं करना, बस इंक्वायरी पर आइए। इंक्वायरी मीन्स, अब इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी का मतलब क्या, इसमें कंप्लेनेंट फिर पुलिस अधिकारी बन जाएगा ना, मतलब जिसने पुलिस, मतलब पुलिस बन जाएगी उसमें ना कंप्लेनेंट। यस। अब कहाँ पे थे हम, क्या बोल रहे थे, इंक्वायरी। जी, इंक्वायरी। तो इसको क्लॉज याद, सॉरी टू इंटरप्ट, जब अगर पुलिस वाला उसमें कंप्लेनेंट बन जाता है मैम, तो ओरिजिनल जो कंप्लेनेंट होता है उसका क्या स्टेटस होता है फिर? ओरिजिनल कंप्लेनेंट का क्या स्टेटस होता है? हाँ जी। देखो यहाँ पर क्या हो, नहीं नहीं नहीं, देखो वो आपने एनसीआर, वो आपने था मैटर एनसीआर का। अब ये सब मेंस के टॉपिक हैं, देखो अनुराग, है ना, इसको तो मैं डिटेल में क्लास में ही बता पाऊंगी। खैर वो एनसीआर का मैटर था, लेकिन कोर्ट ने, वो पुलिस ने बाय मिस्टेक उसमें एफआईआर कर ली, तो वो केस तो अब क्लोज ही है ना, ये तो नया कंप्लेंट केस बन जाएगा ना। उसका होगा क्या, वैसे भी वो तो एफआईआर था, वो तो आपने एनसीआर निकाली, अब ये कंप्लेंट केस बन जाएगा। आपने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट की, ये कंप्लेनेंट बन गया, कोर्ट यहाँ पर 191A में कॉग्निजेंस लेगी, 200 200 1 2 3 करके 204 में इशू प्रोसेस करेगी, तो ये कंप्लेंट केस एक अपना अपना फ्रेश चलेगा। समझ रहे, ये स्टेप ही अलग है ना। तो ये सब डिटेल के टॉपिक तो खैर हम मेंस में कराते हैं। चलो खैर इंक्वायरी पे आओ। इंक्वायरी में क्लॉज याद रखना, मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो जब भी कोई मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अदर देन ट्रायल, अब देखो इसको भी समझ लो, छोटा सा पॉइंट है। एक तो इंक्वायरी समझिएगा, जैसे मैजिस्ट्रेट ना बड़े सारे काम करते हैं, मैजिस्ट्रेट बड़े सारे काम करते हैं, ट्रायल के अलावा ये बोल रहा है, मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। ट्रायल के अलावा जो इंक्वायरी, लाइक आप सोच सकते हो जो कॉग्निजेंस की स्टेज है, जो 204 इशू प्रोसेस की स्टेज है, ये सब क्या है, इंक्वायरी की स्टेज मानी जाती है, क्योंकि अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। ट्रायल चार्ज फ्रेमिंग से स्टार्ट होता है, तो 200, ठीक है, फैन मत ऑन करना, 211 के बाद जितनी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सब ट्रायल है, उनसे पहले जो मैजिस्ट्रेट का काम है वो आपका इंक्वायरी क्लॉज याद रखना। इसके बाद 2H इन्वेस्टिगेशन को याद रखना, इन्वेस्टिगेशन किस क्लॉज में है। जब मैजिस्ट्रेट टर्म या लिखा जाएगा, तो मैजिस्ट्रेट का मतलब समझ में आता होगा, कोर्ट मतलब लिखा जाएगा जब सीआरपीसी में, तो उसको समझिएगा कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का मेन काम होता है एविडेंसेस को कलेक्ट करना, और ये यहाँ पर याद रखना कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन करता है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर करता है भाई, और बाय एनी अदर पर्सन, बट मैजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं है, हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दैट बिहाफ। तो पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और एक ऑप्शन अगर आपके पास आ जाए बाय एनी अदर पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय मैजिस्ट्रेट, तो बोथ टिक करके आइएगा 2H। इसके बाद आई पर आइए, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रक्स जो की पॉइंट है ध्यान रखने वाला वो ये है, इन्होंने हर उस प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना है जिसमें कि एविडेंस ओथ पर लिए जाते हो, शपथ पर एविडेंस दिया जाता हो, वो आपका जुडिशियल। तो आपको ओथ याद रखिएगा, एविडेंस ले रहे हैं आप किस पर, ओथ पर। नेक्स्ट आइए जे, इसको याद रखना क्लॉज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पर पुलिस बिना वारंट आपके अरेस्ट नहीं कर सकती है ना।
विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, वो आपका है। यस आशीष ने को बहुत नीड थी ना, आपने मैसेज कर दिया वहां पे, और तो कोई बच्चा नहीं बचा। यस मैम। ओके कर दिया ना सीआरपी? हाँ मैम, लिंक्स भी सेंड कर दिए हैं और टेक्स्ट। आशीष आप क्लास में आ गए? गुड इवनिंग सीआरपी से हो रहा है, बस डेफिनेशन क्लॉज पे ही है। ओके जी, तो आप इस क्लास में इसको कर लीजिए, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ चलो, तो ये देखिएगा नॉन कॉग्निजेबल का क्लॉज याद रखना, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन नॉन कॉग्निजेबल केस। ठीक, अब केस और ऑफेंस में मत डिफरेंस होता है, ठीक है? मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच ए नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर, केस का मतलब जैसे कोई ऑफेंस हुआ और जब उसमें आगे प्रोसीजर एफआईआर वगैरह दर्ज हो जाती है तो वो ऑफेंस से केस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? इतना बस अंतर होता है ऑफेंस और केस का। तो जब उसमें मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आगे प्रोसीड करने लगते हैं तो वो केस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना वारंट बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकता। इसके बाद ऑफेंस याद रखिएगा, ऑफेंस को किस क्लॉज में डिफाइन किया है। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस में कोई एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है। जैसे मारना, किसी को किल करना, ये ऑफेंस है, 302 में पनिशेबल है। तो मारने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं आपको पॉइजन दे दूं, या तो मैं आपको मारूं पीटूं और मैं आपको खाना ही ना दूं तो भी आप मर जाओगे, है ना? तो एक्ट से भी ऑफेंस होता है और ओमिशन से भी। ओमिशन मतलब जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया, ऐसे भी ऑफेंस होता है। तो ऑफेंस का मतलब होता है बाय एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ऑफेंस हर वो चीज, हर वो एक्ट, हर वो ओमिशन, ओमिशन मतलब जो करना चाहिए था नहीं किया, खाना देना चाहिए था नहीं दिया, हर वो एक्ट, हर वो ओमिशन जो किसी लॉ में पनिशेबल बनाया गया, इनफोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिप्रेजेंट of which a complaint may be made under section 20। तो खैर आप इतना याद रखना है आपको, कोई भी एक्ट और ओमिशन जिसको किसी भी लॉ में फॉर द टाइम बीइंग पनिशेबल ऑफेंस मतलब पनिशेबल बताया गया वो आपका ऑफेंस होता है। ऑफिसर इंचार्ज को भी देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन अंदर से आया है ऑफिसर इंचार्ज से। देखो क्या कहते हैं ऑफिसर इंचार्ज किसको मानोगे? तो ये डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये नहीं बोल रहा है कि यही होगा ऑफिसर इंचार्ज, ये कहते हैं कौन कौन ऑफिसर इंचार्ज में इंक्लूड होगा। तो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। ये बोलता है व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज एट प्रेजेंट है, मान लीजिए वो एब्सेंट है फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम, या वो बहुत बीमार है या किसी भी रीजन से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं है, द ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर और इज अबव द रैंक, मतलब जो जस्ट उसके नीचे है और आपके कांस्टेबल के रैंक के ऊपर है, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पब्लिक ऑफिसर सो प्रेजेंट। तो इसको देखो टुकड़ों में तोड़ के इसको याद करना है आपको। क्या? अगर जो भी आपका ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन है वो प्रेजेंट नहीं है तो जो जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट है रैंक में, रैंकिंग में, वो ऑफिसर इंचार्ज का काम संभाल लेगा। अगर अदरवाइज क्या है, हु इज नेक्स्ट इन रैंक एंड, लेकिन वो व्यक्ति ये ध्यान रखिएगा वो कांस्टेबल रैंक से, मतलब क्या होना चाहिए, हेड कांस्टेबल तो होना ही चाहिए, ठीक है? तो above the rank of constable हो and when the state government so direct any other पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, या कभी कभी क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को स्पेसिफिकली ही डायरेक्ट किया है कि इनके एब्सेंस में, जैसे स्टेट्स में हो सकता है कि हर स्टेट का अपना अपना रूल कि ये व्यक्ति को ऑफिसर इंचार्ज ये माना जाएगा, तो वैसी सिचुएशन में वो होगा, ठीक? इसके बाद प्लीडर को भी कई बार पूछा जा चुका है, प्लीडर को, तो प्लीडर में कौन होता है, क्यों याद रखना, और व्हेन used with reference to any proceeding in court means person authorized by or under being enforced to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding। तो प्लीडर का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो ऑथराइज्ड है कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, एक तो वो प्लीडर है, और ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और ये कहते हैं इसमें हर वो व्यक्ति जो पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की परमिशन से अपॉइंटेड है प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो भी आपका प्लीडर। तो ये प्लीडर याद रखना कि क्यों में है। देन आपका पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट भी कई बार पूछा गया, केवल क्लॉज पूछा गया है कि पुलिस रिपोर्ट किस क्लॉज में है, तो आर में है। पुलिस रिपोर्ट, रिपोर्ट से आर करके अपना कनेक्ट कर सकते हो, रिपोर्ट आर है। सो मींस अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस रिपोर्ट क्या है भाई, वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट है जो सेक्शन 173 में पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को भेजता है, वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट है। क्योंकि देखिए एक और याद रखना, अगर सिंपल आ जाए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, ये टिक मत करके आना, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ना बड़ी रिपोर्ट्स भेजता है मैजिस्ट्रेट को, अकरेंस रिपोर्ट भी भेजता है 157 में, एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजता है,
तो हर रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, ध्यान रखना जहां पर लिखा हो अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 उसी को टिक करके आना। जैसे एक होता है ना जल्दीबाजी में, मैंने बोला था हरियाणा देने से पहले 10 मिनट का मीटिंग की थी, मैंने सबको बोला था कुछ क्वेश्चंस देख के इतना मत खुश हो जाना कि हाय मुझे तो सब आ रहा है, ये तो सब पढ़ा हुआ है, और खुशी के मारे गलतियां हो जाए, मैंने बोला था। और देखो सेम हुआ एग्जाम में, है ना, हुआ ना। तो बताया मुझे कि मैम यार ये गड़बड़ हो गया, मतलब खुशी मुझे लगा कि आ रहा है, और ये बहुत नेचुरल है। एग्जाम हॉल में जब बैठते हो ना, लगातार अगर 8 क्वेश्चंस आपने पढ़े टिक, पढ़े टिक, पढ़े टिक, आप एकदम, मतलब मैं माइंडसेट बता रही हूँ कॉम्पिटिटर का, क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है, मैंने भी जो दिए हैं 4-5 इंटरव्यू, ये सब करके ही मैं वहां तक पहुंची हूँ। लगातार अगर 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टिक कर लिए ना, विश्वास मानिए अगला दूसरा तीसरा क्वेश्चन गलत होना ही है, और वो आपको आता है क्यों? वो एक्साइटमेंट में लग रहा है वाओ इतना आसान पेपर मेरा तो हो गया इस बार। तो इट इज कॉल्ड दी, मैं होता है कि कंट्रोल करना, आपको अपनी नर्व पे अपने ऊपर कंट्रोल करना। तो एग्जाम हॉल में पेशेंस बनाकर रखना बहुत बड़ी चीज है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, धैर्य रखिए। जिसको भी नाम लेते हो, विष्णु को मानते हो, बिहारी जी को मानते हो, उनको बोलिए मुझे पेशेंस दें, क्योंकि आप जा रहे हो ऊपर एक्साइटमेंट में। क्वेश्चन लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ रहे हो, और जो सोच रहे हो वही पढ़ोगे, और ये होगा, और बार बार बोलोगे मैम वही पढ़ा, जो सोचोगे वही पढ़ोगे, भले कुछ और लिखा है। तो ये सारी देखो, पढ़ना तो अपनी जगह है, ये सारी आर्ट्स हैं, ये सब कला हैं जो आपको एक एक नंबर से बाहर कर देंगी पीटी से, इनको भी नहीं करना है। सो जब 8-10 क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ी देर 1 सेकंड की शांति लो, ऊपर ऊपर इधर उधर देखो, फिर से लगो, और पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ लगो, गलत पढ़ के गलत नहीं। नॉट के क्वेश्चन को राजस्थान में बहुत ध्यान देना भाई, नॉट क्वेश्चन नॉट ऑप्शन, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। 2 बार लगेगा सही कर रहे हो, तीसरी बार फिर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और घर आके तो कहोगे अरे यार गलत पढ़ी है। वापस आओ। पुलिस रिपोर्ट के बाद आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर देख लीजिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2U में है, और वो जो 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वही है। सम्मन केस ये आपका W में है। सम्मन केस वो केसेस होते हैं जो 2 साल से कम से पनिशेबल होते हैं, ठीक है, वो सम्मन केस है। और जो 2 साल से ज्यादा है वो आपके वारंट केस है। विक्टिम मैंने आपको बता ही दिया, तो आप ध्यान रखो, सम्मन, विक्टिम, वारंट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन रखा है यार जी, गलत तो नहीं करोगे? रखा है, बताना मैम आया था, ठीक है, तो गलत मत करके आना जब आपको पता है। एक बार रिपीट कीजिए। मैं रिपीट करी हूँ, सम्मन, विक्टिम और वारंट, इन 3 में से एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, हो सकता है गलत हो जाए, बट आई विश कि गलत ना हो। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, तो आप इसको कायदे से पढ़ के जाना इन तीनों क्लॉजेस में से। वापस आओ। अब WA एंड X, ठीक है। नेक्स्ट आप आइए डेफिनेशन क्लॉज के बाद, अब आपको क्या करना है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज। यहाँ पर आप देखो ये सेक्शंस बहुत बड़े हैं, इनमें से केवल की पॉइंट्स देखना है आपको जहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉज, तो कहता है ऑल ऑफेंसेस, जितने भी आईपीसी में ऑफेंसेस हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल कैसे होगा? जो सीआरपीसी में प्रोसीजर बताया है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक। ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, सेकंड क्लॉज का मतलब पहला क्लॉज कह रहा है आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस बताए हैं ना, ये कैसे एफआईआर दर्ज होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, तो कैसे कोर्ट कंप्लेंट केस पर लेगी, तो कैसे कोर्ट इशू प्रोसेस करेगी, तो कैसे चार्ज फ्रेमिंग होगा, तो कैसे प्रोसिक्यूशन केस लड़ेगा, फिर कैसे डिफेंस काउंसिल, फिर कैसे आर्ग्यूमेंट, कैसे जजमेंट, कैसे कन्विक्शन, कैसे अपील, ये सब कुछ सीआरपीसी से तय होगा। सेकेंड क्लॉज कहता है जो आईपीसी के अलावा क्या ऑफेंस है उनका क्या होगा। सो ऑल ऑफेंस, क्या हो गया, क्या हुआ? 1 सेकंड होल्ड करिए, तुमने कुछ किया ना, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। सबकी राजस्थान की तैयारी कैसी चल रही है? चल ही रही है। ट्रायल ऑफेंस मैम ने क्या बताया, एक बार बता दो, कोई समझा दो थोड़ा सा। क्या ट्रायल ऑफेंस वाला मैम ने क्या बताया आईपीसी के अनुसार? मतलब कि जो भी सारे ऑफेंसेस है वो इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर्ड और ट्राइड अंडर सीआरपीसी होंगे। मतलब सीआरपीसी में जो प्रोसीजरल रूल है ना, सब आईपीसी में जितने सेक्शन आते हैं वो उसी के अंडर जाएंगे। वो जो प्रोसीजर है, इंक्वायरी है, ट्राई होगा, वो सब कुछ मतलब कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होंगे। सीआरपीसी के जो रूल्स है उन्हीं के अंडर होगा सब।
उससे बाहर हूँ। समझियो गीता? जी थैंक यू। गाय के लिए भाई, क्योंकि आईपीसी में सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और सारा पनिशमेंट दे रखा है, जितना प्रोसीजर है वो सारा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जय हो हेमा माता की। चलो थैंक यू। और कोई ज्ञान दे दीजिए हेमा जी। जब तक मैम नहीं आ रही। क्रिमिनल में तो दे सकती हूँ। हाँ जी, आप तो माहिर हैं भाई, प्रैक्टिस करती हैं। अब क्रिमिनल का ही काम करता है ना, और वही कह रहे हो, आप तो ज्ञानी है इसमें। ज्ञानी व्यानी तो कहीं नहीं है, बस काम चल रहा है। भाई ऐसा काम सबका चल जाए जैसा आपका चल रहा है। नहीं, अगर प्रैक्टिस में होते हैं तो प्रोसीजर तो पता होता है सारा रोज का। वो तो है। राजस्थान दे रही हैं क्या आप? भी देंगे बस, और कोई नहीं देना। यूपी में जिएंगे, यूपी में बनेंगे। हाँ, यूपी से बाहर नहीं जाएंगे। एचजीएस देने के बाद तो लग रहा है ना पूजा मैम थोड़ा और कर लेते। मैं तो एक्साइटमेंट में क्वेश्चंस गलत कराई हूँ। अच्छा। हाँ नहीं, हमको एक्साइटमेंट थी नहीं कि हमको सेक्शन ही याद नहीं आए। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। इतनी एक्साइटेड मेरा दरवाजा बंद करो अंशिका। पता नहीं, नॉट और वो वाले क्वेश्चन मैं पढ़ सही लेती हूँ, लेकिन जब याद नहीं आते तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। यूपी में तुक्का चल सकता है, हरियाणा में नहीं चला ना। चलो आप वापस आओ। सेक्शन 4 की दोनों क्लॉसेस समझ आ गए। सेक्शन 6 पर आ जाओ। ये क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और गलत होते हैं। ठीक, मैम 4 का सेकंड आपने समझाया नहीं अभी। 4 का सेकंड का अच्छा 4 का सेकंड ये था कि जो अदर लॉज हैं, है ना, अदर लॉज भी तो होते हैं तमाम सारे। सेंट्रल विजिलेंस हो गया, एंटी करप्शन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तमाम लॉज आते हैं ना हमारे स्टैट्यूटरी लॉज, स्पेशल लॉज, लोकल लॉज। ये कहते हैं कि ऑल ऑफेंस अंडर any other law shall be investigated, inquired, tried, otherwise dealt with according to the same provision। ठीक है, तो उसमें भी सीआरपीसी का सेम प्रोविजन लगेगा। बट अगर मान लीजिए उस इनैक्टमेंट में अगर कोई प्रोविजन स्पेसिफिक किया है तो फिर हम उस स्पेसिफिक से जाएंगे, अदरवाइज जनरली सीआरपीसी ही अप्लाई होगी। नेक्स्ट और 6 पर ये क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की बात करता है। देखो ध्यान से समझना, ये बोलता है बिसाइड्स द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, बिसाइड्स द हाई कोर्ट, द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लॉ अदर देन दिस कोर्ट, there shall be in every state the following classes of criminal code। हाई कोर्ट को आपको हटा देना। हाई कोर्ट नॉर्मली क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट इज द अपीलेट कोर्ट। ठीक, कुछ सर्टेन सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास एक अपना क्रिमिनल जुरिसडिक्शन रहता है, उसको आप छोड़ दीजिए। अदरवाइज बिसाइड्स द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर किसी भी स्टेट में कितनी क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, इसको आपको एकदम याद करना है। एक तो कोर्ट ऑफ सेशन आपको सबको पता है, सेशन की ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ सेशन, जहां पर बड़े बड़े मैटर्स, डाउरी, डेथ, मर्डर, डकैती, रेप वगैरह के जो जाते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अगर वो मेट्रोपॉलिटन में है, अन्य मेट्रोपॉलिटन सॉरी, तो वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी कोर्ट आपकी कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन है, लाइक अपना कानपुर है यूपी में, तो वो क्या हो जाएगी, वहां का मैजिस्ट्रेट तो फर्स्ट क्लास ही होगा, लेकिन उसके नाम में हम आगे क्या लगा देंगे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, क्योंकि वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है। हम ये उन एरियाज में अप्लाई होती है जहाँ जहाँ कमिश्नरेट है, क्योंकि वो फिर कहीं डिस्ट्रिक्ट हो गया, नोएडा हो गया, वाराणसी। कमिश्नरेट से मतलब नहीं है, कमिश्नरेट तो अब लखनऊ में भी हो गया है ना, मतलब, लेकिन अपने यहाँ 10 लाख से ज्यादा हो तभी होगा ना एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया उस स्टेट ने डिक्लेयर किया। जैसे बहुत सारे शहरों को पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया ना, तो पॉपुलेशन के बेसिस पर 10 लाख 1 मिलियन पॉपुलेशन और मोर देन 10 लाख, तो हम उसको मेट्रोपॉलिटन कर देते हैं। तो वो अगर मेट्रोपॉलिटन का है तो फिर वहां पर मैजिस्ट्रेट जो है वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट आप आओ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। बस इसको याद रखना है, यही कोर्ट्स आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इनमें आप हाई कोर्ट मतलब है। एक सेक्शन इसके साथ आप देख सकते हो, सेक्शन 474 ऑफ सीआरपीसी, है ना, सेक्शन 474 ऑफ सीआरपीसी। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हाई कोर्ट के पास भी सेम क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर होगी, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। ऐसा क्यों?
हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर होंगी, सेक्शन 474 सीआरपीसी बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप देखोगे ना विड्रॉल ऑफ केसेस, कई बार हाई कोर्ट केस को विड्रॉ कर लेते हैं, कई बार है ना विड्रॉ करके, है ना, तो उसको देखते हैं, या तो वहां पर जब आप विड्रॉ करते हो किसी केस को तो आप देखोगे कि फिर कोर्ट खुद ही उस मैटर को देख सकती हैं। सम टाइम एपलेट कोर्ट में भी आप 381 आगे देखो तो जब आप एपलेट कोर्ट के समय कोर्ट के पास पावर होती है ना अपील के दौरान एडिशनल एविडेंस ले पाए, तो वहां पर जब कोई मैटर अपील में होता है तो हाई कोर्ट बीइंग द एपलेट कोर्ट वो सारी पावर्स रखेगी जो नॉर्मल एक क्रिमिनल कोर्ट्स रखती है, इसलिए 474 बना है, तो उसको भी याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ टेरिटोरियल डिवीजन। इसको टेरिटोरियल डिवीजन ध्यान रखना कि हर स्टेट में कैसे होगा। पहले तो पूरी स्टेट को हम सेशन डिवीजन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हर सेशन डिवीजन में क्या होगा, हर सेशन डिवीजन में फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड, हर सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट और to be district or consist of district, provide that every metropolitan area shall for that purpose be separate session division। पहले तो आप इतना याद रखना हर स्टेट को हमने वेरियस सेशंस में डिवाइड कर लेना है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, और हम हर सेशन में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो सेशन की कोर्ट होगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जो सेशन की लिमिट्स हैं, मतलब जो एक डिस्ट्रिक्ट, कभी होता है ना कि एक डिस्ट्रिक्ट में इतने एरिया आता है, फिर आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट छोटा हो गया, होता है ना, जैसे यूपी में अभी बदायूं, क्योंकि मैं बदायूं से तो मुझे वहां का पता है कि संभल, बुलंदशहर, है ना, कभी इनको काटा गया, कभी निकाला गया, तो गुन्नौर वगैरह। तो ये क्या होता है, ये स्टेट के ऊपर होता है कि हाईकोर्ट से कंसल्ट करके सेशन डिवीजन को बड़ा करना है, मतलब दूसरे सेशन का एरिया इस सेशन में आ गया, या इस सेशन डिवीजन को कट करके थोड़ा एरिया अलग कर दिया, तो ये भी हो सकता है। बस इतना याद रखना, टेरिटोरियल डिवीजन मतलब स्टेट को हम वेरियस सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और हर सेशन डिवीजन में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो आपकी सेशन की कोर्ट होगी। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया का सेक्शन याद रखना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जहां पर एक्सीड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मतलब नोटिफाई करेगी कि अब से ये एरिया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया में आएगा, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया तो यहाँ पर कितना है, एक्सीड 1 मिलियन शैल बी मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड। तो 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन जहां की पॉपुलेशन एक्सीड करेगी मोर देन 1 मिलियन, तो वो इस एक्ट में सीआरपीसी में उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। बाकी के क्लॉज अभी के लिए कोई मतलब नहीं, फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम पीटी चल रहा है, बाकी क्लॉज आप छोड़ सकते हो। क्लॉज 3 को देख लेना है बस थोड़ा सा हमें, ठीक है, सेक्शन 8 के क्लॉज 3 को देखना है। ये कहता है where the state government reduces or alters under subsection 3। वो बेहोश है तो क्या बस मम्मी देखो, अब उसको छोड़ दो, मम्मा छोड़, उसको बिठा दो ना कुछ देर, कपड़े में रख दो, मैं क्या करूं। मम्मा तो यहाँ पे बैठा है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, मर चुकी है। नहीं मरी मम्मी, मैंने छुआ तो कुछ देर उसको रख दो, वो ठीक हो जाएगी, अगर उसको होना होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या बोले हम, चलो उसको बिठा दो, मैं क्लास लेने को तुम, ठीक है, उसको उड़ा के बिठा दो, अगर उसको ठीक होना होगा तो होगी, वैसे होगी नहीं, उसको शॉक लगा जबरदस्त। बर्ड्स थी, उड़ रही थी, उड़ते उड़ते दीवार में टकराई, जाओ उनको अच्छे से बिठा दो, अगर होना होगा तो वो अपने आप ही कॉन्शियस में आएगी, अदरवाइज नहीं। चलो वापस आओ, अब बाहर जाओ, ठीक है, कुछ देर में आना क्या। वेयर स्टेट गवर्नमेंट, ये कहता है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस अल्टर्स अंडर सबसेक्शन 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखने वाला है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए किसी एरिया को कम करती है, बढ़ाती है, ऑल्टर करती है, रिड्यूस करती है, तो ये जो रिडक्शन और ऑल्टरेशन है ये इफेक्ट नहीं करेगा उस इंक्वायरी और ट्रायल और अपील को, pending immediately before such reduction or alteration before any court magistrate, and every such inquiry, trial, appeal shall continue to be dealt with under this code if such reduction or alteration has not taken place। मतलब वो पहले जिस कोर्ट में चल रहा था ना वो वैसे ही कंटिन्यू करेगा। मान लीजिए वो मैटर अब दूसरी कोर्ट में आ रहा है, तो रिडक्शन से, ऑल्टरेशन से, पहले वो नॉर्मल था, अब उसको आपने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया है, इससे ये बस याद रखना इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। इस ये जो ऑल्टरेशन है, ये सबसेक्शन 5 मैम ये सबसेक्शन 3 में 3 बोल के आप 5 पढ़ा रहे हो ना, 3 का 5 आपने 4 बोल दिया था, तो 3 बोल दिया था, सॉरी,
5 है, ओके ओके, सॉरी मैंने 3 बोल दिया था शायद ना। यस मैम 3 बोल दिया 5 है, ओके ओके, सॉरी ये 5 है। अच्छा, आप लोग बोल देते ना कि मैम आप ये क्या पढ़ रही हैं, 3 में नहीं लिखा है, सॉरी। तो ये 5 आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, 3 नहीं पढ़ना फिलहाल, नहीं पढ़ना, मींस के लिए पढ़ाएंगे जितना पढ़ाना होगा, फिलहाल पीटी के लिए नहीं पढ़ना, बस सेक्शन 5 याद रख लेना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। कोर्ट ऑफ सेशंस बस हल्का सा जनरल, सेक्शन 9 को देख लेना कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन, हर सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होगा, और हर सेशन कोर्ट शैल बी प्रिसाइडेड बाय अ जज बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो सेशन जज कहाँ से अपॉइंट होते हैं भाई? हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। सेशन जज, सेशन कोर्ट शैल बी प्रिसाइडेड बाय द जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट अगर चाहे तो वहां पर एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है, असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकती है टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट पहले क्या करती है, पूरे स्टेट को सेशंस में बांट देती है। उन सेशंस में क्या होगा, सेशन जो डिवीजन होगा, हर सेशन डिवीजन में एक सेशन जज होगा, एडिशनल सेशन जज होगा और असिस्टेंट सेशन जज होगा। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी। बाइफर्केशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जजेस का अपॉइंट, देखिए कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट स्टेट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो स्टेट करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ पर कोर्ट बननी है, क्या ये सब स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगे, लेकिन जजेस का अपॉइंटमेंट वगैरह ये आपकी हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट The session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge। ये कह रहा है कि सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन, भाई एक सेशन डिवीजन का जो सेशन जज है इसको ध्यान रखना, वो किसी दूसरे सेशन में एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है, इसको याद रखिएगा। ये हाई कोर्ट के ऊपर है, अगर हाई कोर्ट ऐसा करना चाहे तो, ठीक है। क्लॉज 4 था ये याद रखना, एक सेशन डिवीजन और वन सेशन डिवीजन में भी अपॉइंटेड, वो दूसरे अगर हाई कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है। इसके बाद क्लॉज 5 में थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट the high court may make arrangement for the disposal of urgent application which is or be made pending before the court of session by additional or assistant session judge, or if there be no additional assistant session judge by chief judicial magistrate। इसको याद रखिएगा। मान ली किसी रीजन से जो सेशन जज है उनकी पोस्ट वैकेंट होती है, देखिए कोरोना के टाइम में कितनी वैकेंसी हो गई थी, सेशन जज की भी डेथ हो गई कोरोना से इफेक्ट हो गया, एडिशनल भी असिस्टेंट भी, अब कोई अर्जेंसी है, कोई मैटर है तो कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? तो वैसे सिचुएशन में ध्यान रखिएगा सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, याद रहेगा। पहले सेशन है, एडिशनल है, असिस्टेंट है, अगर इन तीनों में कोई भी नहीं है तो सीजीएम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं हाई कोर्ट के रेफरेंस पे ना। हाँ, यस हाई कोर्ट। चलो इसके बाद आप आओ सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। सबऑर्डिनेशन, ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू, ऑब्वियसली जितने भी असिस्टेंट है वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? ऑब्वियसली सेशन जज के। द सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल कंसिस्टेंट विद द कोड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जज। बस अब केवल पहला क्लॉज याद रखना है, फर्स्ट क्लॉज पढ़कर जाना है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लॉज पढ़ के जाइएगा सबऑर्डिनेशन का, कि और जितने भी सेशन जज हैं वो सारे सबऑर्डिनेट होंगे, बाकी 11 फिलहाल के लिए छोड़ दो। अब 12 पर आ जाइए। 12 सीजीएम और एसीजीएम, इसको देखिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी दी। तो याद रखना जो सीजीएम होता है वो कौन होता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। और ये हाई कोर्ट किस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम बनाना है? ये उसके एक्सपीरियंस को, जब रिजल्ट आया है तो उनकी रैंकिंग को, उनके एक्सपीरियंस को, मतलब उनकी काबिलियत, उनकी रैंकिंग है ना, सो उनको ध्यान में रख के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है भाई? हाई कोर्ट करती है। हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल, तो सीजीएम तो अपॉइंट कर सकती है, और हो सकता है भाई सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम नहीं बन जाएंगे, है ना, तो क्या होगा? कुछ को एसीजीएम, एडिशनल एसीजीएम अपॉइंट किया जाएगा। एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी पावर ऑफ द सीजीएम अंडर दिस कोड। और जो एसीजीएम होंगे इनके पास भी सेम पावर्स होती हैं, बट होता क्या है, कभी सीजीएम एब्सेंट है तो एसीजीएम उनकी पावर्स को, फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं। द हाई कोर्ट में डिजिग्नेट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिविजन एज सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी सब डिवीजन में चाहेंगे तो सब डिविजन मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये बहुत बोरिंग प्रोविजन है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है इनको पढ़ाना। 41 ऑनवर्ड्स तो फिर भी पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन आते हैं क्वेश्चंस तो हम छोड़ नहीं सकते। 13 पर आओ, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसको सेक्शन भी याद रखना थोड़ा सा प्लीज। ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है ना हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, कि किसी भी पर्सन को हु होल्ड्स और हैज होल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट
ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड कन्फरेबल, ये वैसे अभी तो मुझे नहीं लगता एक्सरसाइज होता है, एक टाइम पर होता था। जैसे हम जहाँ रहते हैं ना रायबरेली में, वहां मेरे आगे घर के सामने ना सिविल लाइंस की कॉलोनी है, वहां पर एक लोग का बहुत बड़ा घर है, स्पेशल मैजिस्ट्रेट ऐसे करके ना, स्पेशल मैजिस्ट्रेट। तो हमने एक बार पता किया, हमने कहा मैजिस्ट्रेट साहब ने तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा ली है भाई, मैजिस्ट्रेट साहब की तो इतनी इनकम नहीं होगी, इतना बड़ा घर विशाल कैसे। तो पता चला कि वो उस टाइम में जब स्टेट गवर्नमेंट ने 90s की बात है ना, तो वो क्या होते थे, एक तरह के पर्टिकुलर मैटर्स से निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोगों को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का दर्जा दे देते थे। तो उनके पास वो काम था, जैसे लकड़ियों का है ना, वो काटना वाटना, जंगल से काट लिया और कितना उन पे फाइन वाइन लगाना, इस टाइप से करके, है ना। तो वो उनका मतलब, मेरी बात समझिएगा, तो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। ऑफ लेट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई वैकेंसीज भी इसकी नोटिफाई करी हैं हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। हाँ अभी रिसेंट, आज तो मैम बुलंदशहर के लिए करी है। हाँ, तो ये हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमको इस फील्ड में ऐसी नीड है, तो वहां पर हाई कोर्ट कर सकती है। तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है क्या? अब बाद में बात करना। हाँ जी मैम, एक्सपीरियंस। पता है मुझे कितनी स्पीड है, समझ सकती हो मेरी बात से लग रहा है, मेरी स्पीड से लग रहा है मैं कितनी जल्दी चाह रही हूँ कि सीआरपीसी में करा दूं। हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, मुझे पता है। जो भी बातें हो बाद में करना, पहले क्लास कर लो भाई। नेक्स्ट और सेकंड क्लॉज पर, such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time। बस इसको याद रखना, ये टाइम पीरियड याद रख लेना। एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट 1 पीरियड, 1 ईयर का पीरियड है। इसके बाद लोकल जुरिसडिक्शन वगैरह छोड़ दो, कोई इतने भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पढ़ें फाउंडेशन में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का केवल सेक्शन नंबर याद रखना, सेक्शन 20 है। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज बहुत धीरे आ रही है सच, एक मिनट रुको, मैंने ठीक है मैम, ठीक है, पोजीशन चेंज कर लेती हूँ मेरा। ठीक है मैम, ठीक है अब अभी ठीक है। ओके ओके, सेक्शन 20 देखना थोड़ा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इनको। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात आएगी तो हाई कोर्ट लगा के आएगा। सेक्शन 20 का बस सेक्शन नंबर याद रखना, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, इनको स्टेट गवर्नमेंट। देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 देख लीजिएगा कि हर फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों है, पीटी में ऑप्शन देख लीजिएगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बात कर रहे हैं, और है जैसा उचित हो। आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर हो सकता है, उनके बिहाफ पर ये कह रहे हैं कि विद कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। इसके बाद इसमें क्लॉज 4 देख लेना, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल। ये पूछा जा सकता है कि जो पैनल बनता है, ठीक है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये कौन बनाता है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रिपेयर करता है। सेशन जज के कंसल्टेशन में ये पॉइंट याद रखने वाला है, एक पैनल प्रिपेयर करता है, उस पैनल में उन लोगों के नाम होते हैं हु इन द ओपिनियन, जो उनके ओपिनियन में फिट है फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। क्लॉज 4। नेक्स्ट, बस यहाँ से ये वाला पैनल वाला था। नेक्स्ट आप आ जाओ, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये क्वेश्चन आ सकता है 25A से, ये याद रखना, इसको इंसर्ट किया 2005 में। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इनका एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं ना, ये जुडिशरी से बिल्कुल अलग हैं। जुडिशरी एक अलग ही पिलर है और प्रोसिक्यूशन एक अलग प्लेयर है, बिल्कुल ही पिलर है। ये एग्जीक्यूटिव को दिखाता है जुडिशरी में। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये डायरेक्टरेट मतलब इनका अलग ही डायरेक्टरेट होता है प्रोसिक्यूशन का, अभियोजन विभाग का, और इनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है। अंडर में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ, एक मेन आपका डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, और उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जितने हो वो उतने हो सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन याद रखना, 2005 में ऐड किया है। और ये अ पर्सन शैल बी eligible to be appointed as director of prosecution or deputy director of prosecution only if he has been practiced as an advocate for not less than 10 years। अगर वो कम से कम 10 साल तक की प्रैक्टिस का हो, उसके पास एक्सपीरियंस, मतलब जो नॉर्मली एपीओ ही रहते हैं ना, जो बहुत कम एज में एपीओ बन जाए, जिनकी रैंक अच्छी हो, तो आप प्रमोट होते होते डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तक जा सकते हो। सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द अकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है।
द हेड ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी, जो हेड होता है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी करता है पूरे डिपार्टमेंट पर, और जो डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, जो डिप्टी होंगे, वो सब आपके डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। सेक्शन 26 पर आइए, सेक्शन 26, ये यहाँ से क्वेश्चंस, अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन खूब आते हैं यहाँ से। 26 कहता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस, जो भी इंडियन पीनल कोड के ऑफेंस है उनको कौन कौन ट्राई कर सकता है, तो याद रखना हाई कोर्ट भी कर सकती है। देखो हाई कोर्ट विड्रॉ करती है, हाई कोर्ट के बाद विड्रॉल की पावर होती है। हाँ 406 ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा ट्रांसफर विड्रॉल ऑफ केसेस अपील का। तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, एनी अदर कोर्ट बाय व्हिच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। आप फर्स्ट शेड्यूल देखोगे ना तो आपको लिखेगा ये ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल है, ये अवेलेबल है, ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऐसे लिखा रहता है। इट मींस दैट ऑफेंस इज ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये याद रखना कि कोर्ट बाय व्हिच ऑफेंस आर ट्राइबल, तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड जो भी मैजिस्ट्रेट उस फर्स्ट शेड्यूल में दिया होगा वो वाला। प्रोवाइडेड याद रखना कि अगर वो ऑफेंस रेप वगैरह का है, चाहे रेप, चाहे गैंग रेप, चाहे 12 साल से कम बच्ची का रेप, 16 से कम, 18 से कम, जितने भी रेप के प्रोविजन है शेल बी ट्राइड। और याद रखना ये प्रोविजन जो है वो ऐड किया है 2009 से, और इसमें अमेंडमेंट भी हुआ होगा, 2013 में भी किया होगा और 18 में भी किया होगा, क्योंकि रेप में अमेंडमेंट हुए हैं, तो 2013 और 18 में भी इस प्रोविजन में अमेंडमेंट होने चाहिए। हुए हैं ना? हुए होंगे, डेफिनेटली होंगे। हुए हैं मैम, को इंक्लूड करें एबी वगैरह। हुए हैं, नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, नहीं हमारा बैराग तो पुराना है ना, इसलिए हम कह रहे हैं मतलब होंगे। जहां रेप की बात है, जब भी रेप के प्रोविजन में अमेंडमेंट होगा तो यहाँ पर अमेंडमेंट होगा ही। शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय कोर्ट प्रिसाइडेड है। बस याद रखना कि अगर रेप वगैरह का मैटर है तो उसको कौन ट्राई करेगा? प्रैक्टिसेबल, ये कंपलसरी नहीं है, ये लिखा है शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय द कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ विमेन, ताकि कोई किसी तरह का इनडिसेंट क्वेश्चन ना हो, कोई स्कैंडलस, कोई इनडिसेंट क्वेश्चन। वैसे जो मेल जजेस होंगे वो भी इंश्योर करेंगे एविडेंस एक्ट के हर प्रोविजन को, सेक्शन 151 ऑनवर्ड्स इंडियन एविडेंस एक्ट की ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा एक सिक्योर फीलिंग रहेगा, थोड़ा वो जो विक्टिम होगी उसको थोड़ा सा है ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, इसलिए जो विमेन होगी वो प्रिसाइड करे तो ज्यादा बेहतर होगा। एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड। अगर कोई अदर लॉ है तो अगर वहां पर लिखा हुआ है कि ये जज ट्राई करेगा तो फिर वही जज ट्राई करेगा, और जहां पर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है, अलग अलग लॉज, पता है ना स्पेसिफिक जो स्पेशल लॉज होते हैं, तो वहां पर अगर कोई नहीं लिखा है तो आप मान के चलिएगा हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। क्या बोल रहे हैं? हाई कोर्ट या हम फर्स्ट शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल कैसे देखोगे? वो ऑफेंस तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम पनिशमेंट को चेक करते हैं। अगर वो ऑफेंस 3 ईयर तक पनिशेबल है तो मैं मान लूंगी कि ये वारंट या सम्मन जो भी मैटर है, तो हम सीआरपीसी में देखेंगे कि सम्मन केस का ट्रायल कौन करता है, वारंट केस का ट्रायल कौन करता है, तो फिर वो करें। समझ गए? तो क्रक्स ये निकल के आया, नॉर्मली जो केसेस है उनका ट्रायल हाई कोर्ट करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन करेगी, या फर्स्ट शेड्यूल में जाकर देखिए कि उस ऑफेंस के ट्रायल के लिए कौन से मजिस्ट्रेट बताए गए हैं वो करेगी। अगर रेप का मैटर है तो वो विमेन करेगी, और अगर कोई अदर लॉज है, डोमेस्टिक है, मोटर व्हीकल है, तो वो देखिए कि उस लॉ में क्या लिखा हुआ है वो करेंगे। अगर उस लॉ साइलेंट है, फिर अगेन बताया ना पीछे प्रोविजन में लिखा है, अगर वो लॉ साइलेंट है तो सीआरपीसी अप्लाई होगी, मतलब या तो फिर हाई कोर्ट में होगा, और अगर नहीं तो फिर हम देख लें कि उसको कितने, वो ऑफेंस कितनी क्या इम्प्रिजनमेंट है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसका पनिशमेंट तय होगा। 27 ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक। ये कहता है जुरिसडिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल के मैटर में क्या होगा? अभी आया आप लोगों ने पेपर देख लिया? आया था ये, इस पर कौन से सेक्शन में दिया गया है? पढ़ाए थे है ना जी, ये सब मैंने पढ़ाया, आप लोग को पुराना पढ़ा चुके हैं ना, तो सब क्वेश्चन मतलब भी जो बताया है, ये 2 क्वेश्चन वहां मैंने क्रैश में भी पढ़ाए ही थे, तो आप लोगों ने आई होप गलत तो नहीं करके आए हो? आशीनो गलत तो नहीं हुआ? सेक्शन याद नहीं था इसलिए ये वाला मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। याद तो था कि कर सकते हैं बट नहीं किया था ये मैंने अटेम्प्ट। तो गलत बात है ना, रिवीजन। चलो खैर, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 और 27 में मैं कंपेयर करूँ ना, एक बार को 26 मत पढ़ के जाना, 27 जरूर पढ़ के जाना। ये भी बता दूं कौन कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 27 और 28 को कभी छोड़ के मत जाना, ठीक है? कभी नहीं आएंगे। तो 27 बात करता है यहाँ पर जुवेनाइल की एज से क्वेश्चन आ सकता है, या तो डायरेक्ट या जुवेनाइल की एज। जुवेनाइल की एज यहाँ पर 18 नहीं है, 16 है, तो ये सब पॉइंट है ध्यान रखने वाले। ये कहते हैं कोई भी ऑफेंस पनिशेबल
जो कोई ऑफेंस जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है। ठीक, कमिटेड बाय एनी पर्सन हु एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स, जब वो खुद आ जाता है या उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, वो 16 साल का है, बी ट्राइड बाय अ कोर्ट। बस आपको इतना याद रखना, जुरिसडिक्शन जुवेनाइल के मैटर में जिस दिन वो लाया जाता है, अगर वो उस दिन 16 साल का है, ठीक है, तो कौन ट्राई करेगा? मे बी ट्राइड बाय अ CJM और बाय कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड बाय अंडर चिल्ड्रन एक्ट। अगर चिल्ड्रन एक्ट जैसे बनाए गए हैं तमाम, अब तो देखो तमाम लॉज बन गए, तो उनमें जो बताया है उनसे, अदरवाइज नहीं तो अगर CRPC में पूछेगा तो CJM ट्राई करेंगे, अदरवाइज जो भी लॉज होंगे जुवेनाइल के वो। तो 27 कभी छोड़ने वाला ही नहीं है, एज याद रखना है, CJM याद रखना है बस, और अदर लॉज। 3 पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा। इसके बाद 28, ये तो बिल्कुल ही रट लेना है आपको। ये बता रहा है कि भाई सेंटेंस विच हाई कोर्ट 28 और 29, मतलब 27, 28, 29 ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। 28 क्या कहता है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है भाई। ये कहते हैं हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। एक बात और बता दें, देखो कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का ना अभी फर्स्ट ही एग्जाम था, इससे पहले लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन अब एक बात याद रखना, देखो अगर आपका 2-2, 4-4 नंबर से रुक रहा है ना, तो इससे बड़ी तकलीफ की कोई बात नहीं है, इसका मतलब आपने मेहनत बहुत करी है। अब जिस भी बच्चे का ना 2-4 नंबर से पीटी रुकता है, 8 नंबर से भी रुकता है ना, 10 से भी रुक रहा है, आपने मेहनत बहुत की है। लेकिन आप में आपका 10 नंबर से एग्जाम रुका, और जिसका 40 नंबर से रुका, 50 नंबर से रुका, जो रेस में ही नहीं है, जो 4 नंबर लेके आया आपने, और उसमें ना मतलब मैं अगर सोसाइटी की बात करूं कोई डिफरेंस नहीं, आप उसी भीड़ में शामिल हो, चाहे आप कितनी भी मेहनत करो। तो ट्राई, आप इतना ट्राई करो कि पहले तो उस भीड़ से अपने आप को अलग करो, क्योंकि आपकी आत्मा जानेगी ना जिस दिन रिजल्ट आएगा ना। अभी हरियाणा का रिजल्ट आएगा ना, जितने लोग इसीलिए मिस्टेक हो गई या अभी हंस रहे हैं ना, हंसी नहीं आएगी। याद मत दिलाइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, याद दिलाना जरूरी है। जब आपको याद आएगा तभी आप पढ़ोगे, क्योंकि अगर मैं आपको याद दिला रही हूँ तो समझ लो मुझे भी याद आ ही रहा होगा अनुराग जी, है ना, तो मुझे भी सेम याद आ रहा होगा, बट हमें याद होना चाहिए। याद होगा ना तभी हम एक्स्ट्रा लेबर करेंगे, वरना तो ठीक है। तो अगर आप तो फिर उसी भीड़ में हैं, आप किसको बताओगे, कौन सुन रहा है? इवन फैमिली मेंबर एक बार सुनेंगे ना, मम्मी 2 नंबर से रुक गया, कितनी बार बोलोगी, वो कहेंगे मुझे और भी काम है। ठीक, तो वो पेन आप जानते हो, आपके अलावा कोई नहीं जानता है। तो पहली चीज, अपने कंफर्ट जोन से निकल के तो पहले प्रिपरेशन करने की हैबिट डालो। आप अगर ये सोचो कि आपका कंफर्ट भी रहे, प्रोग्राम्स भी रहे, फंक्शंस भी रहे, प्रिपरेशन भी रहे, करोगे, कोई डाउट नहीं, लेकिन उस बॉर्डर से आओगे, और वो तकलीफ केवल आपको होगी और किसी को नहीं होगी, और वो आओगे ये निश्चित बात है, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई पढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो रेस में जाएगा। ये कोई 10th 12th तो है नहीं 60% ले आए और खुश हो गए, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है यार, आपकी 1 साल वेस्ट हो गई, इससे अच्छा तो एंजॉय कर लिया होता है सबको छोड़ के। तो इस कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं है पढ़ाई करने की, तो इस बात को याद रखना। जितने लोग हरियाणा में ये सब करके आए हो, अगर आप राजस्थान भी दे रहे हो तो अभी भी टाइम है, एकदम जी जान लगा लो। मैं तो 1 महीने पहले से ही बोला है आपको, मतलब फिर आपके पास 3:30 बजे तक तो रात में आपको पढ़ना है, 3 बजे तक। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 बजे सो जाते हैं, तो फिर आप सुबह 6 बजे उठ जाओ, या आप डिसाइड करो आपके पढ़ने का शेड्यूल क्या, आपकी फैमिली अरेंजमेंट के हिसाब से। लेकिन आप ना अपने कंफर्ट जोन से, आपको जब रात में सोने जाओ ना, तो एक फील आना चाहिए कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, हो चाहे भाड़ में जाए। लिटरली बता रहे हैं, ऐसी मेहनत मांगता है कंपटीशन। अब हो चाहे भाड़ में जाए, मैं नहीं पढ़ सकता, वो फील नहीं आएगा ना जब तक, होगा भी नहीं। वो बहुत रेयर है, आपकी किस्मत अलग से लाइन लिख दी है ना ऊपर वाले ने, तभी होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं। तो कोई अगर एक आधा मिल जाए, मैंने 4 घंटे पढ़ के निकाल लिया, वो बहुत रेयर है। आप उनको फिर देख के चलोगे तो पीटी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के पहले तो प्रिपरेशन करो। तो ये जो गलतियां वो इसलिए हुई हैं क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है, समझ रहे हो। तो मुझे भी खराब लग रहा है, लेकिन मुझसे ज्यादा खराब आपको लग रहा होगा, इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं सकती, क्योंकि आप तो दे के आए हो एग्जाम, आपने एक्सपेक्ट किया है, आपने पढ़ाई की थी। लेकिन ये गलतियां इसलिए हो रही है क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे हो। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, फिर आ जाओगे 4 नंबर से मैम रह गया, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है ना। लेकिन वो मत करो ना, अपने साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। नेक्स्ट आओ 28 पर फॉर दिस मोटिवेशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब क्विक रिवीजन में मोटिवेशन आता रहता है मेरे अंदर से। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, हाई कोर्ट और सेशन जज, हाई कोर्ट और सेशन जज क्या क्या सेंटेंस पास कर सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है ना कि भाई हाई कोर्ट का तो कोई भी एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ,
तो अगर लॉ में लिखा है ना डेथ सेंटेंस, तो इवन हाई कोर्ट कैन पास डेथ सेंटेंस, ये होता है। अगर वहां पर कैपिटल पनिशमेंट से ज्यादा आप किसी का क्या ही करोगे बस, तो कैपिटल पनिशमेंट भी हाई कोर्ट दे सकता है, कोई भी फाइन दे सकता है, कोई लिमिट नहीं होती है हाई कोर्ट की, ये बात याद रखना है। बट ऑथराइज्ड बाय लॉ लिखा है, मतलब हाई कोर्ट एक नया तरीके का पनिशमेंट तो इवॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। नेक्स्ट है अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास। अब सेशन जज और एडिशनल सेशन जज क्या कर सकते हैं भाई, इनकी भी बहुत जबरदस्त पावर है। एडिशनल और जो आपके असिस्टेंट ने लिखा है, इसको ध्यान देना, ये गलती बीच में होती है। सेशन और एडिशनल लिखा है, ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं ऑथराइज्ड बाय लॉ, इवन ये डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बस इतनी सी कि जब सेशन और एडिशनल सेशन जज किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं ना 302 में, तो वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक कि कंसर्न्ड हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म ना कर दिया हो, सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी, इसको याद रखना। सेशन और एडिशनल और हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, बस एडिशनल और सेशन में याद रखना कि वो डेथ सेंटेंस मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए कोई इश्यू नहीं है, डेथ सेंटेंस को कंफर्म होना चाहिए हाई कोर्ट से। इसके बाद 66 में ना जो होते हैं वो 10 साल तक का दे सकते हैं, वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। हाँ, यस, असिस्टेंट सेशन जज केवल 10 साल तक की सजा दे सकते हैं। 66 में है मैम, 66 में है ये 6। निकालो वापस निकालो, ये तो समय से पहले प्रश्न कर लिया। आओ, मैंने मेंस के टाइम आपको बताया था कि 366 और 368 में डिफरेंस बताया था, याद है आप लोग को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 366 में जाता है कंफर्मेशन के लिए, 368 पे कंफर्म कर देता है। यस, ये क्वेश्चन पीटी में बहुत गलत होता है। आपको पीटी में दोनों सेक्शंस पता होंगे, तो आप क्वेश्चन देखना। अगर उन्होंने ये लिखा है कि सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड, मतलब इट इज द डिक्लेरेटरी प्रोविजन अंडर सेक्शन 366 कि डेथ सेंटेंस को आपको कंसर्न हाई कोर्ट को रेफर करना होगा। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हाई कोर्ट, ऐसा लगे क्वेश्चन में कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट की पावर से रिलेटेड, तब 368 लगा के आओगे। और नॉर्मल अगर जनरल डिक्लेरेशन पूछ के आएंगे तो मैं आऊंगी वापस, जब 366 पे आएंगे ना तब डिटेल में बताएंगे। चलो नेक्स्ट आओ 29 पर। 28 याद रखना, गलत करके मत आना, वरना आप किसके बाद कोई क्विक रिवीजन नहीं करूंगी मैं कभी। 29 पर आओ, अगर इसके बाद गलत करके आओगे तो कोई क्विक रिवीजन नहीं। चलो अब बच्चे करके भी आएंगे तो बताएंगे नहीं मुझे मैम गलत हो गया। सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास, मैजिस्ट्रेट कौन कौन सेशन जज में। अब इसको क्या कैसे याद रखना है, सीजेएम का लिख लीजिए अप टू 7 ईयर, एकदम पूरा बैराक पढ़ने के लिए। सेशन जज बता दीजिए एक बार क्या करने, असिस्टेंट सेशन जज अप टू 10 ईयर ना, केवल डेथ पेनल्टी नहीं है, अप टू 10 ईयर। 10 ईयर देखो, ऑथराइज्ड बाय लॉ, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ नहीं दे सकते, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते, केवल 10 ईयर तक दे सकते हो आप, अप टू 10 ईयर। इसके बाद आप आ जाओ 29 में, इसमें आप 3 चीजें लिख लो बस, सिंपल सी 3 चीजें लिख लो बस, सिंपल सी। अगर आपसे ना सीजीएम पूछा है, सीजीएम पूछा है तो अप टू 7 ईयर कर लो, सीजीएम अप टू 7 ईयर। हेलो नेहा, नमस्ते नमस्ते नेहा, हम क्लास ले रहे हैं, हाँ 7:30 पर कॉल करो तो मुझे, ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ। ओके ओके, सीजीएम लिख लो अप टू 7 ईयर, लिख लिया, सीजीएम अप टू 7 ईयर। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिख लीजिए अप टू 3 ईयर, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केवल 3 साल तक की सजा दे सकता है और फाइन 10,000 तक दे सकता है। हाँ सीआरपीसी का क्विक रिवीजन चल रहा है रिया, टेंशन नहीं लेना, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी सेक्शन 29 चल रहा है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक और 10,000, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास केवल 1 साल तक और 5,000। सबने लिख लिया, पूरा प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे लिख लो, सीजेएम अप टू 7 ईयर पनिशमेंट दे सकता है, 7 साल से ऊपर नहीं देती। बोलो सेकंड क्लास का क्या है मैम? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केवल 3 ईयर और 10,000 तक दे सकता है, और मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर और 5,000 तक दे सकता है। लिख लिया सबने? बस अपने बैराक पे कहीं लिख लो कि अगली बार जाओगे तो बस ऐसे 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 करके पढ़ के चला जाना, पूरा जल्दी से ना देखना पड़े, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 30। देखो सेंटेंस, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, खूब आते हैं। 30 डिफॉल्ट, ये एचएस में भी आया था आई थिंक, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अगर जैसे कई बार आप देखते हो ना कि फाइन का प्रोविजन होता है, सामने वाला बंदा फाइन ही ना दे तो क्या करोगे आप? तो मैंने एक बार आईपीसी वगैरह पढ़ाई होगी तो मैंने आपको बताया होगा, 2 तरह के जज आप जजमेंट पास करते हो ना, 2 तरह के पनिशमेंट देते हो, एक होता है सब्सटेंटिव पनिशमेंट और एक होता है बाय डिफॉल्ट पनिशमेंट। बाय डिफॉल्ट 2 तरह के पनिशमेंट जैसा आप देते हैं। जब आप जजमेंट देखते हो क्रिमिनल में, आप देखते होगे
एक कहते हैं कि अपराध के लिए क्योंकि आपने ऐसे किया, डकैती किया, चोरी किया, तो आपको 7 साल की सजा दी जाती है और आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं पर जज साहब जजमेंट में लिखते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अक्यूज ने 5,000 का फाइन नहीं दिया तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन ही विल फर्दर, ठीक है, ये फर्दर आगे 2 महीने की कस्टडी में और रहेगा। तो जो आपने 2 महीने की सजा दी है, ये क्यों दिया है? ये जो 2 महीने का इम्प्रिजमेंट है वो इसलिए नहीं दिया कि आप उसने चोरी किया, चोरी की सजा या डकैती की सजा या मर्डर की सजा उसको ऑलरेडी मिल रही है। ये जो आप फर्दर दे रहे हो इम्प्रिजमेंट, ये इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट सेंटेंस, डिफॉल्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये जो फाइन नहीं दे पाएगा उसके डिफॉल्ट में। अब तुमने बाद में फाइन नहीं दिया तो हम फिर से हियरिंग करेंगे तुम्हारी, तो हम पहले ही लिख दिए या तो फाइन दे दो, फाइन नहीं दोगे तो तुम्हारी सजा में 2 महीने और बढ़ जाएंगे। समझ आया? ऐसा करके होता है। तो 30 पे आओ। द कोर्ट of magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law। तो भैया आप डिफॉल्ट ऑफ फाइन में भी, मतलब आप फाइन नहीं देते हो तो भाई जज साहब आपको उतना ही इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ। पहली चीज, प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट इन एक्सीड। पहली चीज तो वो भाई मैजिस्ट्रेट की पावर से एक्सीड ना करता हो। तो मैजिस्ट्रेट की पावर आप देख लो कि भैया वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, सीजीएम है, क्या है, तो जो उनकी ओरिजिनल पावर है वो उसी के अंदर आना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो जाए। पहली चीज तो याद रखना ये, ठीक। अब इस पे कॉन्सेप्चुअल जितना होगा भाई वो तो मैं मेंस में ही करा सकती हूँ। अभी मैं केवल की पॉइंट्स फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बात भी समझ आए। क्लॉज बी कहता है शैल नॉट वेयर इम्प्रिजमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस। देखिए ये कहते हैं शैल नॉट वेयर द इम्प्रिजमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस। अब आपको पता है सब्सटेंटिव क्या होता है? एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट विद द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट सच इम्प्रिजमेंट सच पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अदरवाइज देन इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो 2 टर्म आप याद रखना, shall not where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent। जो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है 7 साल 10 साल, तो उसके 1/4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो एक तो 2 पॉइंट आप बस याद रखना कि डिफॉल्ट में कौन सा सेक्शन है, 30 याद रखना। इसके बाद जो डिफॉल्ट का फाइन है वो कितना हो सकता है, मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 1/4 बस इतना याद रखना, शुड नॉट एक्सीड 1/4 बस। अब ये और डिटेल रूल क्या है ये अभी मैं नहीं समझा सकती, मेरी लिमिटेशंस है, अदरवाइज 7.5 इसी में मत जाना, ठीक है। तो आप पीटी में बस इतना याद करना कि गलत ना हो, जैसे वहां पे 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, तो इसको ध्यान रखना कि ये 1/4 से एक्सीड नहीं होना चाहिए बस। इसके बाद 31 पर हो। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। कई बार क्या होता है कि कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया कई सारे सेक्शंस में, कोर्ट ने देखा कि आपने डकैती भी किया, आपने रेप भी किया, आपने मर्डर भी किया, आपने हाउस ट्रेसपास भी किया, आपने मिसचीफ भी किया, तो आपने बड़े सारे ऑफेंसेस किए। ये कहता है व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल, ट्रायल एक है, ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए आपका ट्रायल हुआ और कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया। To the provision of section 71 of the Indian Penal Code, sentencing for such offence to the several punishment prescribed therefore, which such court is competent to inflict such punishment when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other। देखिए what is the general rule, आपको पीटी में ये याद रखना। ये बोल रहा है, कहाँ गया, to several punishment prescribed therefore which such court is competent to inflict such punishment when consisting of imprisonment to commence one after expiration of the other in such order as the court may direct unless the court direct that such punishment shall run concurrently। तो पीटी में सिंपल ये क्वेश्चन आएगा जहां पर एक ही ट्रायल में 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस में आपको कन्विक्ट किया है तो पनिशमेंट कैसे होगा। जैसे एक केस में 2 साल की सजा, एक में 6 साल की सजा, एक में 8 साल की सजा, तो कैसे होगा। तो जनरल रूल ये होता है कि वो कॉन्जिक्यूटिव रन करता है, पहले एक केस की सजा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, 1 बाय 1 आप सारी सजाएं काटोगे। लेकिन अगर वहां पर जज साहब ने लिखा है दैट शैल डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शैल रन, कहां गया, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शैल रन कंकरेंटली, ठीक है। कंकरेंट का मतलब होता है तो कोर्ट डायरेक्ट कर देगी कि ये एक ही बार में, मतलब 8 साल की सजा में इसकी जो 2 और अपराध थे ना, 2 साल और 3 साल, वो इसी में हो जाएंगे, उसको एक एक करके सब नहीं काटना होगा। तो साथ ही चलेंगे मैम दोनों। यस, कंकरेंट में क्या होता है कि एक की आप सजा काट रहे हो, बड़े वाले ऑफेंस में फॉर एग्जांपल आपको 5 साल की सजा मिली, दूसरे में 2 साल की मिली, तो जब आप 5 साल की सजा काट रहे हो ना तो 2 साल उसी में कट गए, साथ साथ चला सबका। और कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक आपको करना रहता है, बस इतना याद रखना है। कॉन्जिक्यूटिव और कंकरेंटली ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद प्रोविजो पर देख लो थोड़ा सा, दैट इन नो केस
मैम आवाज कट गई थी, बस मुझे इतना बता दो, ये कॉन्जिक्यूटिव और कंकरेंट वाला एक बार बस इतना रिपीट कर दो प्लीज। ये कह रहा है कि कंकरेंट में क्या होता है, जैसे नॉर्मल रूल ये है कि जब भी कोर्ट ने 2 या 2 से ज्यादा में पनिशमेंट किया है, ठीक है, तो एक के बाद एक आपको सारे पनिशमेंट करने हैं। लेकिन अगर कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शेल रन कंकरेंटली, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट में लिख दिया शेल दैट पनिशमेंट शेल रन कंकरेंटली, तो क्या होगा, आप 8 साल काटोगे ना, तो दूसरे जो ऑफेंस में आपको 2 साल मिली है ना, वो ऑटोमेटिक इसी में कट जाएगी। तो इतना याद रखना कि नॉर्मल पनिशमेंट जो होगा वो कॉन्जिक्यूटिव चलेगा एक के बाद एक, लेकिन अगर जज साहब चाहें तो अपने जजमेंट में लिख सकते हैं कि पनिशमेंट शेल रन कंकरेंटली, मतलब 2-3 जो धाराएं हैं उनका सबका पनिशमेंट एक ही साथ में खत्म हो जाएगा। मैम मोस्टली होता क्या है, साथ चलती है या अलग अलग चलती है? देखो वो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। देखो जब साफ साफ बोल रहा है तो नॉर्मली कॉन्जिक्यूटिव ही चलना चाहिए, लेकिन अभी जैसे एक केस हुआ था, वो बहुत फेमस केस है ना, ये जो सांप के कटवाने वाला, कोबरा वाला भी रिसेंटली हुआ ना, तो उसमें जज साहब ने लिखा, डायरेक्टली लिखा कि इनके जो पनिशमेंट होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव रन करेंगे, एक के बाद एक, और उसमें डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दिया था। तो वो डिपेंड करता है कि जज साहब ने कैसे दिया। प्रैक्टिस में कंकरेंट चलता है या कॉन्जिक्यूटिव, आप लोग बताओ। यूएस में चलता है कि एक के बाद एक, इसलिए वहां पे सेंटेंस होती है 120 इयर्स 130 इयर्स। यहाँ पे जो होता है वो जनरल रूल, मतलब यही फॉलो करते हैं कि साथ में चलेंगे, कॉन्करेंट चलेंगे, है ना, जनरल रूल प्रैक्टिस में कि तो प्रैक्टिस में मैम, जो प्रैक्टिस में। बट आपके एग्जाम में क्या लिखना है, आपको प्रैक्टिस से कुछ लेना देना नहीं है। आप बस यहाँ पर याद रखना कि 31 क्या बोल रहा है, 31 बोल रहा है सच पनिशमेंट व्हेन कंसिस्टिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू कमेंस द वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अदर। सो ये लग रहा है जनरल रूल, एक के बाद एक पनिशमेंट आप काटोगे, अदरवाइज अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट शैल रन कंकरेंट। ठीक है, तो जनरल रूल यही होना चाहिए कि एक के बाद एक पनिशमेंट, अदरवाइज कोर्ट जहां पर डायरेक्ट करे कि कंकरेंट चलेगा तो कंकरेंट चलेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताओ 31 में? नो मैम, क्योंकि ये एग्जाम में, ठीक है, यस। इसके बाद 31 की प्रोविजो देख लो, ए एंड बी, दैट इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर। ये याद रख लेना किसी भी हालत में, ठीक है। तो इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, ये मैक्सिमम पीरियड याद रख लेना भाई, 14 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट। ये जो एग्रीगेट पनिशमेंट है अलग अलग ऑफेंसेस का भी मिला के, the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of the punishment which the court is competent to inflict for a single offense। तो जैसे कि अगर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है, सीजेएम है या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो जो उनकी एक्चुअल कॉम्पिटेंसी है, आप सारे पनिशमेंट मिला के ये बोल रहे हैं कि जो ट्वाइस नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट जो पनिशमेंट है वो ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी कॉम्पिटेंसी 7 साल है तो मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, 14 ही दे सकते हो, तो 14 दे सकते हो। तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट आप आओ 37, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। 39, 37 एक नजर बस टाइटल देख लेना, इसमें कुछ है नहीं मुझे समझाने वाला। नेक्स्ट ऑफ 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके सारे क्लॉज आपको रीडिंग एकदम कायदे से करनी होगी, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 41 उन सिचुएशन की बात करता है जहां पर एक पुलिस विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, क्या क्या, इसको एकदम रट लेना, पहले तो सेक्शन रट लेना कि कहां पर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, व्हेन पुलिस ने अरेस्ट विदाउट वारंट। तो एक तो भैया जब आप पुलिस की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट करते हो, कॉग्निजेबल, पुलिस सामने खड़ी, आपको पुलिस के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया तो वो कमिट्स, तो आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। दूसरा क्या है कि जिसके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली हो पुलिस को, और या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को है, या पुलिस को एक रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि यस इस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जो 7 साल मे बी लेस देन 7 ईयर विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, मतलब 7 साल या 7 साल से कम के अपराध कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, वेदर विद और विदाउट फाइन, तो वहां पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट। मतलब पुलिस को सस्पिशन हुआ या आपने उनको इन्फॉर्म किया, रीजनेबल कंप्लेंट मिली, कहीं से इन्फॉर्मेशन पता चली कि सामने वाले ने 7 साल या 7 साल से कम क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होना जरूरी है, पढ़ से नहीं कर सकती। उसके लिए कंडीशन यही जरूरी है कि 7, ध्यान देना, 7 साल या 7 साल से कम का कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में अगर आपको पता चला है तो आप तुरंत नहीं अरेस्ट कर लोगे। पुलिस को अरेस्ट से पहले ये बताना पड़ेगा कि उनको ऐसा बिलीव था कि जो इंफॉर्मेशन मिली है, उनको एक रीजन टू बिलीव था ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन सस्पिशन, ठीक है, दैट
द पर्सन, उनको ये बिलीव था कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सही है, इस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, तो ऐसा बिलीव पुलिस को था, इसलिए उन्होंने अरेस्ट कर लिया। पुलिस इस बात से सेटिस्फाई है कि इसकी अरेस्ट होना जरूरी है, भाई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका अरेस्ट होना जरूरी है, इसलिए कर लिया। पुलिस को लगा कि अगर मैंने अरेस्ट नहीं किया तो ये फर्दर कोई ऑफेंस कमिट करेगा, इसलिए मैंने अरेस्ट कर लिया ताकि वो फर्दर ऑफेंस ना कमिट करे। पुलिस को लगा कि ऑफेंस तो भले 7 साल या उससे कम से है, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस को लगा कि अगर मैंने इसको अरेस्ट नहीं किया तो ये विटनेसेस के साथ छेड़खानी करेगा, टैंपरिंग करेगा एविडेंसेस के साथ, इसलिए मैंने इसको अरेस्ट कर लिया। पुलिस को लगा क्लॉज डी कि अगर मैंने इसको अरेस्ट नहीं किया तो ये इंड्यूस करेगा, थ्रेटनिंग देगा विटनेसेस को, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी करेगा, विटनेसेस के साथ छेड़खानी करेगा, तो मैंने अरेस्ट कर लिया। एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, his presence in the court whenever required cannot be ensured। या पुलिस को लगा कि मैंने अगर इसको अरेस्ट नहीं किया तो कल को कोर्ट के सामने इसकी प्रेजेंस को इंश्योर करना मुश्किल है, ये भाग सकता है, वैसी सिचुएशन में पुलिस अरेस्ट करेगी। और यहाँ पर एक क्लॉज बहुत याद रखना लास्ट में, पुलिस जब अरेस्ट करेगी, the police shall record while making the arrest his reasons in writing। क्योंकि पर से ऐसा लग रहा है कि पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, अरेस्ट करने के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए, तो जब आप अरेस्ट करोगे तो ग्राउंड्स लिखने पड़ेंगे, समझ गए? 41 के करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। तो क्लॉज 1 जो है 41 का, तो वो याद रखना, क्लॉज बी वाले जो है इनके कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब जो सेकंड पार्ट है वो 7 साल या 7 साल से ऊपर के ऑफेंसेस के लिए अगर है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो अब जो बी ए जो अदर क्लॉजेस दिए हुए हैं ना, बी के बाद ए बी सी डी ई, यहाँ पर आपको रीजंस लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने क्यों अरेस्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेव केसेस है। जैसे 7 साल से ऊपर के ऑफेंस की आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई ग्राउंड की नीड नहीं है। दूसरा, अगर देखो बी ए यही है, आपको कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सामने वाले ने 7 साल या 7 साल से ऊपर का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो आप उनको अरेस्ट कर लीजिए। अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो आप उसको अरेस्ट कर लीजिए, कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं है, तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। चाहे वो अब मैं पढ़ा लूं बेटा, हाँ कहाँ रख दूंगी भाई, मैं पढ़ा तो लूं। हम थोड़ी देर रुको, 20 मिनट्स वेट करो, आ रही हूँ। ये भी पंगा हो गया, इनको खोल नहीं सकते। मैंने इनको खोला था कि इनको मुझे उड़ा देना, वो दीवार में ही लड़ गए, कभी निकले नहीं है ना ये लोग। चलो अब क्या कर सकते हैं, अभी जाओ बाहर जाओ, ठीक है, क्लास के बाद मैं देखती हूँ क्या करना। बी ए समझ आ गया, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन 7 साल से ऊपर बिना ग्राउंड के आप इसको अरेस्ट कर सकते हो। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर समझ आ गया, चाहे सेक्शन 82 83 है ना अपना सीआरपीसी, उस पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो आप अरेस्ट कर लो, या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया है किसी अदर लॉज में तो भी आप कर लो। अगर उनकी पोजीशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है और ऐसा रीजनेबल सस्पिशन है कि हाँ इसने वो ऑफेंस कमिट किया है, मतलब आपको सस्पिशन है कि इसने चोरी की है या रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स है, तो भी उनके बेसिस पर आप गिरफ्तारी कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर, ये सबसे खतरनाक क्लॉज है, कितने भी बड़े वकील हो के पुलिस से नहीं भिड़ना है। क्या बोल रहा है, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, बड़े लड़ जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं। ये प्रोविजन उनको एम्पावर करता है कि वो आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको उनका काम शांति से नहीं करने दे रहे हो। तो एक प्रॉपर अच्छी वाली कम्युनिकेशन रखिए, वो सब समझ आता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। वो ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन 151 पुलिस के पास बहुत जबरदस्त पावर देता है, ठीक है। सो हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर, आप उनको काम नहीं करने देते तो भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। हु हैज एस्केप्ड, अगर कोई पुलिस मतलब लॉफुल कस्टडी से भागता है उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड, मतलब जो फौज वगैरह से नहीं होते हैं भगौड़े, है ना, डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द, ठीक है, यूनियन, उनको भी आप अरेस्ट कर सकते हो अगर उनको ये घोषित किया जा चुका है। Who has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists or having been concerned by any law committed at any time place out of, मतलब एक्स्ट्राडिशन के तहत नहीं आते हैं कुछ लोग, मतलब चले तो गए हैं या वहां से अपराध करके अपने यहाँ भाग आए हैं या यहाँ से, तो वो एक्स्ट्राडिशन के तहत ना 2 कंट्रीज में होता है कि हम मतलब प्रॉपर क्रिमिनल जस्टिस करेंगे, तो कोई अगर ऑफेंस करके भाग आता है तो वैसे सिचुएशन में भी।
who being a released convict, who being a released convict commits a breach। मान लीजिए उसको रिलीज किया गया था, जैसे होता है ना प्रोबेशन वगैरह पर भी आप रिलीज करते हैं, बहुत सारी टर्म कंडीशन के साथ रिलीज किया जाता है, तो रिलीज कन्विक्ट होने के बावजूद भी वो जो रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं आप उनको ब्रीच करते हो तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल। कई बार होता है कि इस पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, सावधान इंडिया देखते हो, सीआईडी देखते हो, कॉल करते हैं कि ये अभियुक्त है, फोटो भेज दिया और उसके बारे में पूरी शनाख्त वगैरह, और कहते हैं ये इस जगह पे पाया जाएगा। पुलिस वहां की महाराष्ट्र की दौड़ती है, जाती है उस इलाके में और उनको पकड़ लाती है। कैसे लाती है? ये रिक्विजिशन किया जाता है, ठीक है, HI में। फॉर हुज अरेस्ट एंड रिक्विजिशन वेदर ओरल और रिटन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो भी आप जाके उनको अरेस्ट कर सकते हो। समझ आ गया? ठीक है, ये बेसिकली आपके मेन इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं। तो अब अगर आप इनको पढ़ोगे नहीं तो फिर गलती हो जाएगी फिर से, ठीक है, तो आप इसको देखना। BA कोई बच्चा है क्या? नहीं, मीटिंग तो नहीं है। विष्णु आप क्लास में हो कि मैसेज ही कर रहे हैं? क्लास में नहीं है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाओ, अच्छा एक काम करना है, 41A B C D ये चारों क्लॉजेस को पहले तो एकदम रट लो भाई कि इनको ऐड कब किया है। बताओ जल्दी बताओ कब ऐड किया है, सबको याद होना चाहिए। 2009 2009 मैम। 2009 में, इनको एकदम याद रखना। A B C D इनको याद रखना, 2009 में ऐड किया है। अब 41A इसका बस हेडिंग याद रख लेना, ये नोटिस ऑफ अपीयरेंस की बात करता है, ऐसे तो बहुत डिटेल प्रोविजन है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस की बात करता है। 41B ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे 41A भी पढ़ाएंगे आपको, बट अभी के लिए 41B याद रख लो। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, भाई जो भी पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट करता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक तो एक्यूरेट विजिबल एक आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका पता ही नहीं है, ना स्टार है, ना पता चल रहा है यूपी पुलिस हो कि एमपी पुलिस हो, ना आपका नाम दिख रहा है, ना स्टार से आपके डिजिग्नेशन का पता लगाया जा सकता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई। ये दैट अरेस्ट मस्ट बी वेरी ट्रांसपेरेंट, ना पता तो चले किसने अरेस्ट किया, कब अरेस्ट किया। सो एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, ठीक है, ताकि आपकी आइडेंटिटी का पता चले, नेम प्लेट वगैरह होना चाहिए। प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, इसको ध्यान रखना, 41B कहता है। ये सब किस केस के बाद ऐड किए गए हैं पता है आप सबको? पीके बासु के केस के बाद में। यस, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ठीक है जी। तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में मतलब जो भी व्यक्ति जहां से अरेस्ट करेगा एटलीस्ट वन विटनेस तो हो जिसके सामने आपने अरेस्ट किया, तो एक रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी जहां पर अरेस्ट किया है उसके सामने वो मेमोरेंडम बनाया जाएगा। Arrested person का counter signed by the person arrested, inform the person arrested unless the memorandum is attested by member। देखिए क्या होता है, मेमोरेंडम जब बनाएंगे अगर उनके फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर के सामने अगर आपने मेमोरेंडम बनाया है तो उस पे अटेस्टेड बाय वन विटनेस है या फैमिली मेंबर है तो उनका भी साइन है, साइन करवाना अरेस्ट हुआ है उसका भी साइन है, तो मतलब फैमिली मेंबर का साइन है, एटलीस्ट फैमिली मेंबर को पता है कि व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। सो देयर इज नो नीड टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट। बट अगर फैमिली मेंबर नहीं है, जिस जगह से आपने पकड़ा है वहां पर लोकेलिटी में और लोग हैं, तो आप मेमोरेंडम बनाइए, उनका साइन कराइए, और वैसे सिचुएशन आप फैमिली मेंबर को, उनके फ्रेंड को, जिसको भी वो चाहें आप उनको इन्फॉर्म करिए। 41B ये बात करता है। देन 41C बस सिंपल देख लेना, कंट्रोल रूम की बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम होगा और उस कंट्रोल रूम में सब कुछ बताया जाएगा कि कौन कौन अभियुक्त, मतलब 24 आवर्स में किस किस की अरेस्ट की गई है, ठीक है, ये कंट्रोल रूम 41C। 41D मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब 41B और 41D को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखती हूँ। 41D राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट, ये अक्यूज का राइट है भैया, वो एंटाइटल है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। सेक्शन 304 ऑफ CRPC भी है, 304 ही है ना मैम? हम लीगल 303 अपने पसंद का वो करना। 303 है ना? 304 है, 304 है मैम। 303 में करवाते हैं अपनी पसंद से की करना है मुझे। फ्री लीगल एड डिफरेंस भाई निकाल लो, इतना क्या है, निकाल लो। 304 है मैम, 304 लीगल एड फ्री लीगल एड है स्टेट के एक्सपेंस पे। अगेंस्ट whom proceeding are instituted to be defended, और 304 बात करता है फ्री लीगल एड की, ठीक। तो एनी पर्सन accused of offense before criminal trial or proceeding are instituted under this code any right of defended by the pleader। So 303 यही तो बोलता है ये, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू बी मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, तो आप इसमें 303 ही बोल। जी मैम, लीडर की चॉइस 303। अरे ये एक CRPC का ऐसा सेक्शन है, मैं आपको बता दूं, ये CRPC का ऐसा सेक्शन है जो मुझे लग रहा है मैं बुद्धि भी हो जाऊंगी ना पढ़ाते पढ़ाते,
लेकिन मेरा ये 303 और 304 कभी मुझे लर्न ही नहीं होगा। मतलब ये मैं जीवन पर्यंत ही मैं इसमें मुझे क्यों मुझे ऐसा ही लगता है। एक्चुअली आपने लिखवाया 004 था, मैंने पढ़ा था ना, तो इसलिए मैंने रट ही डाला ये। मैंने उस टाइम ही बताया था आप लोग को, उस टाइम ही बताया था कि ये एक सेक्शन ऐसा है जो मुझे ना, मैं अगर इंटरव्यू में जाऊंगी ना, मैंने बताया था ना आयुषी उस टाइम भी, मैं अगर मुझसे इंटरव्यू में 2 बार पूछा है ये क्वेश्चन, और मैं क्या सोचती हूँ मैं आपको बताऊं, मैं जब 303 बोलने वाली होती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, लास्ट टाइम 303 बोला था ना, 304 इज द राइट आंसर। मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है, इतने लॉज याद कर रखे हैं, इतने केस लॉज याद है, लेकिन पता नहीं इस सेक्शन के साथ क्या पंगा है, और मुझे लगता है नहीं 304 इज द करेक्ट आंसर। और अगर वो फ्री लीगल एड पूछेंगे ना तो मुझे लगेगा 303 इज द, तो आप लोग भी मत कंफ्यूजन है इसका, एकदम वीक पॉइंट है। हाँ, यही मेरा वीक पॉइंट हो सकता है ना, लेकिन इतना भी वीक नहीं है, जहां 2 बार बैठेंगे तो लर्न हो जाएंगे। तो आप इसको याद रखना, 41D के साथ में इसको आपको 303 के साथ में करना है, 303, ठीक है। इसको भाई 4 अगर किसी ने लिखा हो तो ठीक कर लेना। तो इसको राइट है कि भैया वो अपने इच्छा का लॉयर चूज कर सकता है, बट ये राइट नहीं है कि पूरे टाइम वो आपके साथ जेल में बैठे, इसको भी याद रखना। इसको आर्टिकल 21 से भी 22 कनेक्ट कर क्लॉज सकते के साथ 21 से क्यों करोगे? दूसरा एक 22 ऑलरेडी के साथ, आर्टिकल है 22 के साथ, 22 से। अच्छा 22 के साथ 22 में कनेक्ट करोगे इसको। देन 42 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है भाई नॉन कॉग्निजेबल में तो आप अरेस्ट कर नहीं सकते विदाउट वारंट, बहुत पूछते हैं। आर्टिकल 42 ये कहता है मान लीजिए कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते, कॉग्निजेबल में तो कर भी सकते हो 41 में। तो ये बोलता है 42, मान लीजिए कोई आप पुलिस के सामने आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस के पास ये पावर तो है कि वो आपसे पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, आपका रेजिडेंस क्या है। अगर अक्यूज्ड रिफ्यूज कर देता है नाम और रेजिडेंस बताने में, या गलत नेम और रेजिडेंस बताता है, पुलिस को ऐसा लगता है कि रॉन्ग है नेम और रेजिडेंस, वैसी सिचुएशन में पुलिस की ये पावर है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है इवन विदाउट वारंट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग योर ट्रू नेम एंड रेजिडेंस। समझ गए? याद रहेगा। नॉन कॉग्निजेबल केस में अगर वो रिफ्यूज कर देता है या गलत नाम देता है, और आप कब तक इसको अरेस्ट करके रख सकते हो भाई? जब तक अरेस्ट करके रखो जब तक वो सही नाम ना बता दे। नॉर्मली 24 आवर्स के लिए रख सकते हो, 24 आवर्स के बाद भी वो नहीं बताता है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। 20 आप देखो 41D से लेकर 42, 43, 44, ये 44 यहाँ तक चारों आया था मैम, अभी एकदम रट लेना है। मैजिस्ट्रेट 44 आया था। हाँ तो बस 41D से लेकर, मुझे नहीं पता क्या आया था, तो 41 मैंने बस 2-4 क्वेश्चन लिखे थे, 41D से लेकर 44 तक कुछ भी आ सकता है, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो 42 के 43 में बात करता है कि प्राइवेट पर्सन, मतलब हम आप भी क्या कभी गिरफ्तारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरे सामने मेरी प्रेजेंस में कोई कमिट करता है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो मुझे पूरा राइट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आपको पता कैसे चलेगा ये बेलेबल है नॉन वेलेबल? इवन लॉ के स्टूडेंट नहीं बता पाएंगे कौन सा ऑफेंस बेलेबल है नॉन बेलेबल है, तो कॉमन मैन को कैसे पता चलेगा ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है? तो क्या आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी? कोई लाइबिलिटी होगी, निश्चिंत रहिए। अगर कोई आपके सामने लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह कर रहा है ना, आप मान लो कि यार नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल है, क्या हुआ, आपको राइट है, आप जस्टिफाइड हो सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में, ठीक है, आप उसको गिरफ्तार कर लो। सो अगर किसी, लेकिन पीटी के लिए याद रखना नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल मतलब गंभीर कुछ हो रहा हो, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो आप विदाउट नेसेसरी डिले, आप कोई भी डिले किए बिना जल्दी से उसको अरेस्ट कर लो। और अरेस्ट करके क्या करो? मारपीट मत करने लगो, जज नहीं बने तो क्या हुआ, यहीं पर कुर्सी रखते हैं, यहीं पर डिसाइड करते हैं, ये सब मत करने लगना, ये सब मत करने लगना। तुरंत उसको जाना है, और पुलिस ऑफिसर अगर कोई सामने खड़ा है तो वहां पर उनको दे दो, और नहीं है कोई पुलिस आसपास तो उनको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पर जाकर उनको मतलब मिड ओवर, मतलब वहां पर आप उनको ले जाइए। इफ देयर इज नो रीजन टू बिलीव, अब पुलिस देखेगी कि भाई ये मैटर क्या है। अगर पुलिस को लगता है कि यस कॉग्निजेबल केस, तो पुलिस क्या करेगी? ध्यान रखना, री अरेस्ट करेगी। आप अरेस्ट किए हैं, अब पुलिस उसको री अरेस्ट करेगी। और अगर कोर्ट को लगा, वो सॉरी पुलिस को लगा, इफ देयर इज नो रीजन टू बिलीव, पुलिस को लगा कि भाई नहीं कोई कॉग्निजेबल केस तो है ही नहीं, है ना, नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस क्या करेगी? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप आराम से जाइए। अब पुलिस क्या करेगी? नॉन कॉग्निजेबल में रजिस्ट तो कर नहीं सकती, फिर पुलिस कहेगी भाई अपना नाम पता बताओ जरा। वो बड़े स्मार्ट है, वो कहते कुछ नहीं बताएंगे, हम तो पूरा शहर जानता है, हमारा पर्सनालिटी फेसबुक पे लिख दो और सब बता देंगे। हाँ, मतलब ऐसी वाहियात बातें कुछ लोग नेता लोग टाइप के करने लगते हैं ना, ऊपर से एलएलबी किया हो तो बिल्कुल ही करने लगेंगे, है ना, नए नए एलएलबी के लड़के, स्पेशली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी, ठीक है।
सबको पता है, अंदर ही अंदर पता है वो कौन सी यूनिवर्सिटीज है यूपी में, नाम नहीं लेना कोई भी, लेकिन मान लीजिए वहां के लोग हैं तो फिर क्या करोगे आप? वैसे सिचुएशन में पुलिस क्या करेगी, आपसे कोशिश करेगी नाम पता जानने का, आपने नहीं किया तो फिर आपको फिर अरेस्ट करेगी और फिर सेम 42 का प्रोसीजर आपसे नाम पता ले जाने के लिए, पता करने के लिए आपको ले जाएगी। तो ये थाने में ले जाकर आपसे बॉन्ड भरा लेगी और मैजिस्ट्रेट के सामने भी अगर प्रोड्यूस करना पड़े तो प्रोड्यूस कर देगी, अगर 24 आवर्स तक आपने नाम पता नहीं बताया तो। अदरवाइज आपको छोड़ दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखना 42 की लास्ट जो प्रोविजो है ना 42 मैम का, इसमें जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये एग्जीक्यूटिव होते हैं? नहीं भैया, जुडिशियल अच्छा। मैजिस्ट्रेट के सामने ही प्रोड्यूस किया जाता है। Okay. प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट, देखो 42 का प्रोविजो पढ़ रही हूँ मैं, इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया द बॉन्ड शैल बी secured by surety और surety is resident in India। ये पीटी में पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। और लास्ट क्लॉज 3 भी पूछ सकते हैं 42 का कि should the true name and residence of such person not be ascertained within 24 hours, अगर 24 घंटे में वो सही नाम पता नहीं बताता है अरेस्ट होने से, should he fail to execute the bond और बॉन्ड नहीं भरता, if so required to furnish sufficient surety, he shall forthwith be forwarded to nearest magistrate having jurisdiction, ठीक है। तो उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इसको बस ध्यान रखना। इसके बाद 44 है मैजिस्ट्रेट की, मैजिस्ट्रेट साहब भी कभी अरेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड, अब मैजिस्ट्रेट हैं और आपके सामने, अब चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल, यहाँ पर 44 में दोनों की बात की है, चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनके विद इन इस लोकल जुरिसडिक्शन, उनके जुरिसडिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट होता है, ऑफेंस इज कमिटेड, कोई नहीं लिखा है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल लिखा है, केवल ऑफेंस लिखा है, तो वो खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं और एनी पर्सन टू अरेस्ट, और बोल सकते हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए, मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू प्रोविजन, और फिर वो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस रीअरेस्ट कर लेगी, नॉन कॉग्निजेबल केस होगा तो पुलिस नाम पता करने की कोशिश करेगी, नाम पता सही से बता दिया तो आपको रिलीज कर देगी, नाम पता सही नहीं बताया तो तुम्हें अरेस्ट करके ले जाएगी, 24 घंटे के अंदर बता दिया तो छोड़ देगी, नहीं बता दिया तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इतना याद रखना। Any magistrate, whether executive, judicial, may at any time arrest, direct the arrest in presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest is competent। कोई मतलब नहीं है, क्लॉज 1 याद रखना 44 का, बस एग्जीक्यूटिव जुडिशियल अरेस्ट कर सकते हैं, ये हो गया। अब भैया बहुत बचा है, बड़ी मुश्किल है कैसे पढ़ा। अब एक काम करो, रुको, 46 में क्या करना है आपको, 46 में अरेस्ट हाउ मेड, इसमें तरीका बताया अरेस्ट कैसे करनी है। एक तो याद रखना अरेस्ट करने का एक तो तरीका एक्चुअली टच, इस कीवर्ड को याद रखना। जैसे ही पुलिस ओरली बोल देती थी ना यू आर अंडर अरेस्ट, जैसे मूवीज में होता है, तो ओरली बोलने से सम्मान लिया जाता है, सामने वाले ने अपने आप खुद को सबमिट कर दिया है टू द कस्टडी ओनली बाय वर्ड्स। आप केवल, है ना, और आप नॉर्मली केवल उनकी बॉडी को टच कर सकते हैं, ये नहीं है खींच के ले जा रहे हैं और ऐसे करके, ये सब अलाउड नहीं है। शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। मतलब अगर वो खुद को आपने सिंपली बोला और मान लिया जाएगा कि उसने खुद को अरेस्ट करवा लिया है, अगर वो फिर भी भागने मांगने की कोशिश करता है तो आप उसकी बॉडी को टच कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोविजो से क्वेश्चन आता है, प्रोविजो याद रखना कब ऐड हुआ है, 2009 में ऐड हुआ है। और यहाँ पर याद रखिएगा अगर कोई वुमेन को अरेस्ट करना है, हाँ वुमेन को अरेस्ट करना है, वुमेन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस सर्कमस्टांसेस, तो मान लिया जाएगा कि आपके बोलने से उसने सबमिट कर दिया है, अनलेस सर्कमस्टांस अदरवाइज रिक्वायर्ड, तो पुलिस जो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही केवल टच कर सकती है। प्रोविजन देखिए और फेसबुक पर वीडियोस देखिए जरा, अत्याचारों की, मारपीट भी कर देते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी मैंने, तो नहीं कौन से यूपी का ही था, कोई पुलिस थाना, मतलब उस महिला की बाहर आवाजें आ रही थी, इतना उसको बकायदा मार रही थी पुलिस, है ना। तो प्रोविजन देखो और रियलिटी देखो। खैर आप केवल प्रोविजन देखो और जब जज बन जाना तो इन सब चीजों को इंश्योर करना कि प्रोविजंस जो है वो कितने हद तक एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइजो में दिया है ना तो इसी का यूज करते हैं वो। हाँ नहीं कर सकते किसी भी हालत में, एक मेल पुलिस ऑफिसर फीमेल पे तो हाथ पैर नहीं उठा सकता ना। मेल की बात कर रहे हैं, मेल यस बहुत वीडियो आते हैं ऐसे तो। हाँ बहुत वीडियोस आते हैं। इफ सच पुलिस ऑफिसर फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम अटेम्प्ट टू, अब अगर वो व्यक्ति भागने की कोशिश करता है, वो इतना सज्जन तो है नहीं, है ना, वो भी जानता है कि अरेस्ट होने के बाद मेरा क्या होने वाला, तो वो पूरी कोशिश करेगा भागने की। तो पुलिस को पावर है कि पुलिस ऑल नेसेसरी मीन्स, मतलब जो फोर्स जरूरी है ताकि वो उनको भागने से रोक सके, वो फोर्स यूज कर सकते हैं। मैम एनकाउंटर इसी में होता है, इसी सेक्शन नेक्स्ट वाले में होता है, नेक्स्ट वाले में होता है, इसके जस्ट नेक्स्ट क्लॉज में होता है। ये कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज डेथ। कुछ भी आप कितनी भी पावर यूज करो भाई, लेकिन पुलिस को ये पावर नहीं है कि आप किसी की डेथ कॉज कर दो,
अब ये देखो सबसे बड़ी गलती, इसको अमेंड कर देना चाहिए। ये कह रहा है हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसका मतलब ये निकल रहा है अगर आप जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जा रहे हो वो ऐसे अपराध में गिरफ्तारी करने जा रहे हो जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, मतलब आप उसमें डेथ भी कॉज कर सकते हो, ठीक। लेकिन फिर भी इसका जो इंटरप्रिटेशन निकला है तमाम केस लॉ से वो ये निकला है, वो आपको राइट दे रहे हैं कि अगर वो अक्यूज ऐसे ऑफेंस का है तो अगर वो भागने की कोशिश करता है तो आप उसको पकड़ने के लिए क्या कर सकते हो, इतनी फोर्स यूज कर सकते हो, करोगे ही ये जरूरी नहीं है। अब जो एनकाउंटर होता है वो अलाउड नहीं है। एनकाउंटर की डेफिनेशन ही है, एनकाउंटर का मतलब ये होता है कि अक्यूज्ड ने आपके ऊपर अटैक किया, आपने सेल्फ डिफेंस में मजबूरी में गोली चलाई खुद को, वो आईसीआरपीसी से कोई संबंध नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्राइवेट डिफेंस। और जितने एनकाउंटर आजकल हो रहे हैं, अरे भैया गाड़ी में बैठे बैठे हथकड़ी लगे लगे पुलिस को लगता है कि सारे हथियार तो अक्यूज के पास आ जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये तो एकदम फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, है ना, जिस पर स्पेसिफिक किस एनकाउंटर की बात कर रही हो मैम? हाँ मैं तो ऑब्वियसली दुबे जी के एनकाउंटर की बात कर रही हूँ, जहाँ पर और क्या दुबे जी ही बोलेंगे, मतलब क्या नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था, विकास दुबे, है ना, जो भी है फिलहाल। तो देखो अभी हम बोल सकते हैं दुबे जी क्योंकि उनको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था, क्या नहीं किया था। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ईच एंड एवरी अक्यूज शुड बी ट्रीटेड इनोसेंट, है ना, हमारी नजर में वो इनोसेंट है क्योंकि उसके गिल्ट को कोर्ट में प्रूव ही नहीं होने दिया। एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी क्रिमिनल, मतलब इवन इंडिया में तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि गिल्ट को कोर्ट के सामने प्रूव करना है। अब हम जानते हैं, आप जानते हैं, ऐसे थोड़े ही होता है यार, मतलब तो कोर्ट्स किस लिए, बंद कर दो फिर, सारा सिस्टम खुद ही करना है। तो एनकाउंटर का मतलब ये होता है जब पुलिस को लगे कि प्राइवेट डिफेंस में, तब एनकाउंटर होता है। सीआरपीसी में एनकाउंटर का प्रोविजन मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है कहीं कोई ऐसा प्रोविजन हो क्योंकि इतनी बड़ा शो करते हैं फिर पुलिस वाले कि हम पे अटैक किया तो हमने अपने ये देखो ये बोल रहा है कि अरेस्ट करने की बात कर रहा है, ये अरेस्ट, ये मारने की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है वो भागने की कोशिश करता है तो आप इतनी फोर्स यूज कर सकते हो, बस इतना पॉइंट याद रखना। इसके बाद क्लॉज 4 से तो बहुत 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 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एकदम रट के जाना है इसको। ये कहता है कि किसी भी वुमेन को आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, मतलब रात में, शाम हो गई या जब तक सुबह सूर्य नहीं निकलेगा, किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमने इसको प्रोविजन को स्ट्रिक्ट कर दे तो बड़ी दिक्कत होती, सारे टेररिस्ट रात में ही निकलती महिलाएं, फिर तो जितनी बड़ी बड़ी गंभीर अपराधी हैं वो सब रात में निकलती, पुलिस तो मुझे गिरफ्तार करेगी नहीं क्योंकि रात हो गई, तो फिर तो वो रात के राजा हो जाते हैं ट्रकों की तरह। तो इसलिए क्या किया है ना, तो इसलिए क्या किया है, इसमें प्रोविजन बनाया है कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बहुत विषम परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में वुमेन जो पुलिस ऑफिसर होंगी वो क्या कर सकती हैं, शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट ऑब्टेन। तो एक प्रायर परमिशन, ये इसमें पूछा जाता है कौन सी मजिस्ट्रेट से परमिशन लोगे, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास। तो याद रखना फर्स्ट क्लास से परमिशन लेके आप इनकी गिरफ्तारी कर सकते हो। तो ये आप 46 याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 47 में बस केवल मार्जिनल हेडिंग याद रख लेना भाई, सर्च ऑफ प्लेस। आप जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है वो व्यक्ति किसी जगह पर जाकर छिप गया है, तो 47 उस प्लेस की सर्च के बाद में, सर्च ऑफ प्लेस, पर्सन की सर्च की बात कर रहे हैं। और पर्सन की सर्च की बात क्या होता है, देखो मैं पूरा प्रोविजन तो नहीं पढ़ सकती भाई, बहुत बड़ा प्रोविजन है, मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ। इसमें पावर दी गई है पुलिस को कि पुलिस उस जहां पर पुलिस को रीजनेबल अप्रहेंशन होता है ना कि ये व्यक्ति इस जगह पर है, पुलिस वहां पर जाएगी, जो भी व्यक्ति उस जगह के जिन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा होगा उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई हम इस प्लेस को सर्च करना चाहते हैं, आप अगर कोई महिला वगैरह है तो बाहर आ जाए। अगर वो आपको एंट्रेंस दे देते हैं, अगर वो आपको जाने देते हैं तो आप सर्च करोगे, अगर वो नहीं जाने देते हैं तो आप फोर्स का यूज भी कर सकते हो, दीवारें खिड़कियां तोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना अगर वो जगह पे कोई महिला है तो आप एक रीजनेबल नोटिस उनको देंगे और एक इतना टाइम रीजनेबल देंगे कि वो खुद को उस घर से मतलब बाहर आ जाए। और उतने के ऐसा नहीं है गए और सीधे खिड़कियां तोड़ी, डॉन वन मूवी पता नहीं कौन कौन देख के आए हो, पाइप से चढ़े, खिड़की से कूदे और घर में घुस गया, रखी उसको पकड़ ला, ये सब नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको एक रीजनेबल नोटिस देना। मैम ये जो सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में वो चीजें सामान इधर उधर कर देते हैं, वो हो सकता है क्या? मैम सीपीसी में भी सेम यही दिया है, एकदम हो सकता है। मैम सीपीसी में भी आपने यही पढ़ाया था? यही है सेम ही है, वही पर्दा नशीन लेडीज है तो आप उसको बोलोगे पहले। हाँ बोलो आशीष। मैम ये रिलेटेड मतलब मोर और लेस फ्री इंग्रेस से है सेक्शन 100? फ्री इंग्रेस हाँ कह सकते हो, बिल्कुल फ्री इंग्रेस की थ्रू आउट दी
कंट्री, पूरे भारत में जहां चाहे वहां पे जी वो जी accused को पकड़ने के लिए जा सकते हैं, और जब जाएंगे तो सर्च करने की जरूरत पड़ेगी तो सर्च भी करेंगे। 48 बहुत पूछते हैं, इसको भी बहुत मोस्ट मोटिंग। ये परस्यूट्स ऑफ ऑफेंडर, ये जस्ट अभी तुमने यही बोला ना आशीष, 48 ना। पब्लिक जी मैम। ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट, बिना वारंट अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज्ड है कि भाई पूरे भारत में है, नहीं किसी भी जगह जाइए और गिरफ्तार करके चले आइए। ठीक है, पुलिस जाती है ना यहाँ के व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करने के लिए। नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लेना। पर्सन अरेस्टेड, इसको किसी भी तरीके के जितने उतनी फोर्स यूज करो जितने में वो भाग ना जाए, इतने बड़े ताले ना लगा दो, है ना, मतलब एक नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग जिससे ना भाग पाए, केवल उतनी फोर्स। 50 अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 40 के बाद 49 भले छोड़ देना, याद ना करके जाना। 48 के बाद 50 को रट के जाना। ये कहते हैं भाई जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया कम से कम उसको बता दो कि उसका अपराध क्या है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है तो बता दो कि भाई तुम्हें जो गिरफ्तार किया है वो ग्राउंड सी है, हम तुम्हें इसलिए पकड़ के लाए। वो कह रहा है भाई मुझसे हो क्या गया, मैं तो जा रहा था शादी में, क्यों मुझे पकड़ लाए। वो कहते हैं भाई तुम्हारे दोस्त का मर्डर हुआ है, तुम वहां पे साथ में थे, पार्टी में सीसीटीवी फुटेज है, तो तुम्हें भी पकड़ा गया है। कम से कम ग्राउंड्स तो बताओ, और वो अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल है ये तो बताओ। अगर बेलेबल है तो बेचारा एंगेज करेगा लॉयर वॉयर को, और नॉन बेलेबल है तो भी देखो, बेलेबल है तो एंगेज करने की जरूरत ही नहीं है, फट से आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर नॉन बेलेबल है तो भी वो अपने लॉयर को एंगेज करे। तो 50 याद रखना, आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि किस आधार पर गिरफ्तार किया है और क्या आपका अपराध बेलेबल है या नॉन बेलेबल। अब 50A इसको याद रखना भाई, ये आर्टिकल 22 से सॉरी आपका जो 50 है इसको आप आर्टिकल 22 से कनेक्ट करोगे। आर्टिकल 22, 23 नहीं 22, आर्टिकल 50 को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर्टिकल 22 में दिए है ना। फिर 50A इसको याद रख लेना, 2005 में इसको भाई ऐड किया था। ये कहता है कि पर्सन मेकिंग अरेस्ट, जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फॉर्म करे कि कोई भी नॉमिनेटर कहते हैं भाई मेरे पापा को बता दो, मेरे भाई को बता दो, मेरे उस दोस्त को बता दो, तो वो जो भी लोग हैं उनको इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो 47 में उस प्लेस की सर्च करोगे जहां पर आपको लगता है अक्यूज्ड है, और 51 में उस अक्यूज की सर्च कर रहे हो, मतलब उस अरेस्टेड पर्सन की पकड़ के लाओगे, देखोगे क्या क्या है जेब में, ड्रग्स व्रग्स है कि नहीं है, क्या क्या रखा हुआ है, तो आप पूरा उस अरेस्टेड पर्सन की सर्च करते हो 51 में। प्लेस की सर्च है 41 है, हो 47 है, सॉरी प्लेस की सर्च है तो 47 लगाइएगा। इतनी स्पीड में हूं ना कि मेरा सेक्शन इधर से उधर हो जाता है बाय मिस्टेक। प्लेस की सर्च करना है तो 47। 2 घंटे के लिए मेरी एनर्जी गई। आप लोग तो सुन रहे हो, ये बोलने में ना क्रैश कोर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। मैं क्लास के बाद मुझे फील होता है थोड़े फ्रूट खाऊंगी, आधे घंटे पानी वानी पीऊंगी ग्लूकोज, तब जाके वापस एनर्जी आती है लगातार स्पीड में बोलने। मैम पानी पी लो। जी मैम। नहीं पानी तो मैं पी ही रही हूँ, मतलब बता रही हूँ जो फाउंडेशन क्लास होता है ना आपका इवनिंग में, इसमें मैं आराम से बोलती हूँ। अच्छा बहुत स्पीड में बोलती हूँ ना तो एनर्जी भी बहुत होती है वेस्ट आपकी, तो सेक्शन इधर से उधर हो जाते हैं। चाय तो ले लो, हम बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत जबरदस्त वाली। तो फिर कैसे आएगी चाय बताओ, मैं आऊंगी दिल्ली तब चाय पीती हूँ जी आपके। बिल्कुल। तो 47 में सर्च पर है प्लेस के, और 41 में अरेस्टेड पर्सन की सर्च। अब देखो जब अरेस्टेड पर्सन की सर्च करोगे तो उसके पास कुछ आर्टिकल्स भी मिलेंगे ना, कुछ 51 क्या बोले 51, हाँ 51 यस। तो जब आप भाई सर्च करोगे तो उसके पास कुछ मटेरियल मिलेगा ना, उसकी कस्टडी में जो भी कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं, कोई भी वेपन कोई भी चीज मिलती है, उसको क्या करेगी पुलिस, सर्च करेगी। सर्च करके क्या करेगी, सीज करेगी। अगर किसी फीमेल की सर्च करनी है तो ध्यान रखिएगा उसकी डिसेंसी का, कोई महिला ही सर्च करेगी और किसी प्राइवेट प्लेस पर ही सर्च करेगी, मतलब उसकी डिसेंसी का ध्यान रखना है आपको। इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 51। 52 कहता है भाई सर्च करके जो ऑफेंसिव चीजें मिली हैं उसको आप सीज कर लो। अब क्या करना है आपको, एक काम करना है 53, 53A इनको 53, 53A, 54A, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। नाम आता है ये 53A में। अब क्या करना है, 53 और 53A both are related to the collection of evidence in rape cases। देख लो 53 आया था आपकी बार, हाँ एजीएस में आया था, आता भी है ना। तो 53 and 53A both are related to collection of evidence in rape case, इसको याद रखना आप। और भाई जितना पढ़ पाओ इस प्रोविजन के बारे में उतना पढ़ लेना। 2005 में ऐड किया है 53A, ठीक। अब इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम भी आ जाता है इसी के साथ। जैसे रेप के अक्यूज्ड का अगर एग्जामिनेशन कराना है तो 53A में कराओगे, लेकिन अगर विक्टिम का कराना है तो 164A में कराओगे, इसको भी याद रखना। 164A ये भी आता है, रेप विक्टिम का कराना है तो 164A, और दोनों का मेडिकल कराया जाता है, और अक्यूज का कराना है तो 53A में। फिर 54 में
ये 2009 में ऐड किया है 50 सॉरी इसमें अमेंडमेंट किया है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल पर्सन। बस एक नजर आपको इसको देख लेना है, मन ना करे तभी मेरे कहने से देख लेना एक बार, है ना, पढ़ लेना एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड पूछ लेगा आपसे किस सेक्शन में, तो कहाँ बताओगे? 54 है आइडेंटिफिकेशन। इस पर आया था हरियाणा में। ये भी आया। हरियाणा में भी आया। और एविडेंस में कहाँ बताओगे, किस सेक्शन में? 11 तो प्ली ऑफ एलएबी है। यस, सेक्शन 9। Plea of LLB। यस, तो ये आप इसको याद रखना, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन परेड अगर पूछेगा तो 54 में है, 54A में है। और मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकता है आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, तो इसको याद रखना। इसका प्रोविजो देख लीजिएगा आइडेंटिफिकेशन परेड में, हर वो एप्रोप्रिएट। मैजिस्ट्रेट का वहां पर होना मतलब मैंडेटरी है। देखो ये आइडेंटिफिकेशन परेड ये कह रहा है वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। आपको लगता है कई बार विक्टिम कंफ्यूज होते हैं, आपको लगता है कि विटनेस को नहीं पता अक्यूज्ड कौन है, तो वहां पर एक जैसे लोगों को खड़ा कर देंगे और आपसे कहेंगे आइडेंटिफाई करिए जरा इनमें से कौन था। मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन हु अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ to identification by any person in such manner as the court may deem fit, provided that if the person identifying the person arrested is mentally, ये पॉइंट को प्रोविजो को बहुत याद रखना भैया, 2013 ये आ सकता है। अगर वो फिजिकली डिसेबल है तो such process of identification shall take place under the provision of under the presence। so समझ गई पूजा जी? जनरल में नहीं है, मतलब फिजिकली, और ये आ भी सकता है कि अगर फिजिकली और मेंटली है तो फिर वहां पर आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होनी चाहिए। इसके बाद वीडियोग्राफी भी आप करा लो अगर मेंटली और फिजिकली है, और वॉइस सैंपल के थ्रू भी हो रहा है आजकल तो आइडेंटिफिकेशन, है ना, वॉइस सैंपल, आवाज मैच करा के, तो वॉइस सैंपल के थ्रू भी वॉइस आइडेंटिफिकेशन परेड भी है। मैम ये कथी कल्लू वाला केस था क्या, वो वॉइस वाला? कथी कल्लू वाला केस वॉइस वाला? वॉइस सैंपलिंग का मैम शायद इसका वॉइस सैंपलिंग का केस रितेश शर्मा का है, लिखना चाहो तो देख लो। रितेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रितेश शर्मा नहीं, सॉरी, रितेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012। रितेश सिन्हा, कथी कल्लू अलग है। रितेश सिन्हा 303 का है। 303 है पक्का। रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वॉइस सैंपल आइडेंटिफिकेशन। एक मिनट रुकिएगा। चलो इसके बाद क्या करना है, 56, 55 है, ये भी छोड़ने वाला नहीं। स्टेट कौन सा है ये रितेश सिन्हा वाला? स्टेट ऑफ यूपी है भैया, 2012 है। अब ये काम और करो, बस लास्ट के 3 सेक्शंस पढ़ाऊंगी, ठीक है, फिर कल करेंगे। ये क्या करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भाई पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेक्शंस याद करो। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उनकी ये नहीं है कि कस्टडी में डेथ वेथ हो जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो, मतलब बाथरूम की पाइप से जो वाटर सप्लाई वाला उससे लटक गया, मतलब वो बेचारे को हम बिठा रहे हैं ना वो बाथरूम में, तो उसकी हाइट उस पाइप से ऊपर है और उसमें लटक के उसने फांसी लगा ली। केस सुना होगा, जिस लोगों ने न्यूज में देखा होगा, बाकी एसपी साहब का बयान भी आया कि इन्होंने फांसी लगा ली ना, कस्टोडियल डेथ का मैटर है। कैसे लगा ली? वो पाइप इतना, ये हाइट है, मतलब ये जगह से ये हाइट है पाइप की, और वो व्यक्ति की हाइट ये है, वो बताओ फांसी पे कैसे लटक गया? मतलब एक एसपी साहब ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि वो फांसी पे लटक गया? एक कॉमन मैन भी जान लेगा कि मैम इसका केस है क्या, अल्ताफ वाला? मुझे बच्चे का नाम नहीं याद है, जो भी हो, लेकिन मैंने ये केस अभी बताया ना कि कस्टोडियल डेथ का मैटर है, तो ये वो उन्होंने बताया कि ये फांसी उसने जाके सुसाइड कर लिया वॉशरूम में। लेकिन वो कहानी बड़ी अटपटी है जो किसी को हजम ना हो, लॉ के स्टूडेंट को क्या ही होगी, मतलब अब इसमें तो इंक्वायरी होगी। आपको पता है ना कस्टोडियल डेथ में क्या होता है, कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का? मैम 176। यस 176, हाँ, मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी। चलो खैर आओ, 55 है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, तो ये ड्यूटी है भैया पर्सन की कि आप उनकी हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखो, रीजनेबल केयर करो। 56 में ध्यान रखिएगा, पर्सन टेकन, जिस भी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट विदाउट वारंट शेल विदाउट, जैसे ही आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं 56, 57 रट 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 के जा, जैसे मैं बोली ना 3 बार रट 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 के, गलत मत करके आना, एग्जाम में आता है। सो पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, जो भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है वो बिना अननेसेसरीली डिले किए हुए, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। ठीक, इसको याद रखना। देखो दोनों में अंतर है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आए
कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है तो 57 लगा कर आइएगा, और अगर ये आए कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है तो 56 लगा कर आइएगा। मतलब आप 24 घंटे मैक्सिमम है जो आप रख सकते हैं पुलिस स्टेशन में। उसके बाद आपको अगर रखना है तो आपको 167 सीआरपीसी में क्या करना पड़ता है? हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मैम पेश करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बेल। हाँ, मतलब फर्दर डिफॉल्ट बेल तो बाद में आएगा। हाँ नहीं उससे पहले क्या आएगा? बता रही मैम डिफॉल्ट बेल। इस कस्टडी को क्या मतलब? आप फर्दर पुलिस कस्टडी रिमांड बोलते हैं, पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड। यस, पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड आप चाहते हो तो आपको फिर प्रोड्यूस करना, मतलब आप क्वेश्चन देख लेना, बिफोर मैजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस करना है तो 56 लगा के आना, और 24 आवर्स तक ही रख सकते हो तो आप 57 लगा कर आना। इसमें जो रीजनेबल मतलब जो आने जाने का टाइम होता है जर्नी का वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बस भैया इतना ही कर सकते हैं हम आज, बाकी हम कल करेंगे। अब ये प्रोविजन ऐसे थे जिनको लगातार पढ़ना है, बाकी सीआरपीसी लगातार नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। फिर चैप्टर 12 थोड़े लगातार होंगे। ये प्रोविजन है जो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है मैं छोड़ूंगी तो उधर एग्जाम में आ जाएगा, मेरे भरोसे आप भी छोड़ दोगे, है ना। तो ये प्रोविजन ऐसे थे जो छोड़ने नहीं है, बाकी फिर कल करते हैं। नेक्स्ट, समझ आया? तो नए आपको भी समझ आया? यस मैम आ गया। मैम ये जो 21 को नेट का एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड आ गए? आ गए होंगे, आ ही गए होंगे, और क्या, तो आ गए होंगे। आप दे रही नेट भी दे रहे हो शीनू जी? हाँ जी। सही है। करोगे भैया? नहीं करना चाहिए, करना चाहिए अपनी साइड कहीं तो जाए। और क्या। और जब अब आप ये तो है कि एटलीस्ट जो 9 में आपने ही अभी जाना है। फांसी वाला बताया था उसमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्या? फिर पता नहीं चला कि कैसे रहता नहीं नहीं, और क्या हुआ? नहीं नहीं, वो अपना तो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अभी तो रिसेंट मैटर है। ओके मैम। हाँ, हम पूरा सीआरपीसी करवाएंगे रिया बेटा। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। मैम 3 से 4 दिन लगेंगे सीआरपीसी। थैंक यू मैम। मैक्सिमम 3-4 नहीं लगाना है, मैक्सिमम 3 डेज। थैंक यू मैम। पहले नहीं हो पाएगा ये। थैंक यू मैम मैम। और 3 डेज तो लगी जाने भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अब निकालूं 51, मैं कहूँ ये वाला पार्ट देख लेगा, ऐसे चलेगा? चल पाएगा चैप्टर ऐसे? 12 में टाइम लगेगा मैम, बढ़िया। 41 to 58 तो कंटिन्यू पढ़ने ही है सारे। नहीं, चैप्टर 12 भी करना पड़ेगा, 154 से लेकर। तो वैसे अगर मैं कोशिश करूंगी जितना इस पे, लेकिन उसमें वो इम्पोर्टेंट भी है और वो है मतलब भी। क्वेश्चन आ भी जाए एग्जाम में और आप कर भी ना पाओ मेरे क्विक रिवीजन के बाद, तो मैं क्विक रिवीजन मेरा इतना क्विक हो नहीं पाता। 12 तो है इम्पोर्टेंट। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर चलो बेल फिर। वाला भी अच्छा है। हाँ, सब अच्छा ही अच्छा है। जो ट्रायल भी। बेल भी अच्छा है। फिर सारे ट्रायल में वैसे क्वेश्चन नहीं है, ट्रायल आपको पूरा नहीं पढ़ना। चलो खैर, कल मिलते हैं 5:30। ओके, बाय बाय। चलिए मैम, बाय। देखिए अपनी पंची को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।